हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम लोगों के लिए फर्स्ट फ्लाइट की वन शॉट रिवीजन लेके। अगर तुम्हें इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है, 9th में अच्छे नंबर नहीं आए थे तो 10th में कैसे आ जाएंगे, चैप्टर्स खोल के भी नहीं देखे हुए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सभी चैप्टर्स की पूरी समरी पता होगी, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट तुम्हें पता होंगे, कीवर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे। सिर्फ मुझे देखते रहो, देखते देखते से ही तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। मैं तुम्हें कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा लग रहा है सुन के? चलो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी से कमेंट में अपना नाम और 80/80 एक बार खुद को दोबारा से याद दिला दो कि भाई ये है हमारा टारगेट, ये लिख दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes। आइए इसको शुरू करते हैं। क्या है लेटर टू गॉड की कहानी? भाई ये कहानी है लेंचो नाम के एक हार्ड वर्किंग फार्मर की। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा, कुछ कमी महसूस हो रही, समथिंग इज मिसिंग। क्या तुमने मुझे अपना प्यार नहीं भेजा अब तक, दिल नहीं भेजा इधर तक, लाइक नहीं किया? जल्दी से लाइक करो, अपना प्यार इधर भेजो। और लेंचो से मैं सोच रहा हूं कि डायरेक्ट ही तुम्हारी मुलाकात करा दूं। कौन है लेंचो, क्या है इसकी कहानी, मिलना चाहोगे? आओ चलो तुम्हें मिलवाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है लेंचो। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। ये मेरा कॉर्न का फील्ड है। मैंने हर साल की तरह इस साल भी खूब मेहनत करी, ये सोच के कि बहुत अच्छी फसल होगी। मुझे बारिश की उम्मीद थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रेन शावर। बारिश हुई भी, लेकिन जानते हो, सून रेन शावर टर्न इनटू हेल स्टॉर्म। बर्फ से सब बर्बाद हो गया, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे परिवार का क्या होगा? अब उनका ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगा, उनका पेट कैसे पालूंगा? बट आई हैव फर्म बिलीफ इन गॉड। मुझे गॉड में रोबस्ट फेथ है। मैं उस गॉड से ही मदद मांगूंगा। आई एम गोना राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसे। मैं 100 पैसे मांगूंगा गॉड से, ताकि ये जो मेरा नुकसान हुआ है इसका हर्जाना मुझे मिले। मैं उसमें बहुत श्रद्धा रखता हूं, वो मेरी जरूर मेरी मदद करेगा। क्या आप मेरे साथ हो? मुझे जरूर बताना। मैं चला लेटर लिखने। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। दोस्तों, कितना बुरा हुआ ना बेचारे लेंचो के साथ। आओ चलो तुम्हें उसकी पूरी कहानी बताता हूं। उस कहानी को जानने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स की, जिनका मीनिंग तुम्हें पता होना ही चाहिए। आइए उन्हें देख लेते हैं। पेजेंट का मतलब होता है फार्मर या किसान। लेंचो क्या था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। हार्वेस्ट यानी क्रॉप या फसल। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी, हल्की बारिश। हेल स्टोन का मतलब ओले। स्टार्वेशन या स्टार्विंग का मतलब भूख से मर जाना, जब खाने को कुछ ना हो और आदमी मर जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन। कॉन्शियस का मतलब जमीर, अंतर आत्मा। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, बहुत ज्यादा दोस्ताना। क्रूक्स का मतलब बदमाश, बेईमान, धोखेबाज। इन सभी वर्ड्स का भी अभी कुछ सेकंड्स में हम इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, कौन है लेंचो? जल्दी से बता दो, इतना तो तुम्हें भी समझ में आ चुका होगा। भाई लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसका खेत है। किस चीज का खेत है? कॉर्न का खेत है। भाई कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्के का खेत है। तो जो लेंचो का जो घर बना हुआ है, इट इज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। का मतलब क्या हुआ कि जो एक छोटी सी पहाड़ी है उसके क्रेस्ट का मतलब टॉप, उसके टॉप पे सिर्फ एक ही घर है जो कि लेंचो का घर है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो तो खेत में उसका हाथ बटा रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो इधर आसपास ही खेल रहे हैं। उसकी पत्नी अपने बच्चों को बुला रही है, आ जाओ बच्चों खाना खा लो। तो ऐसा छोटा सा परिवार है किसका? लेंचो का। आइए जानते हैं लेंचो की कहानी, क्या होता है उसके साथ। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉइंट है। क्या उसका गॉड में फर्म बिलीफ है, यानी विश्वास बहुत अटूट है। सीधा साधा आदमी है और भगवान में, गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में उसकी बहुत आस्था है। इस तरह से समझ लो। क्लियर हुआ? आ जाओ आगे बढ़ जाता है। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर। वो एक्सपेक्ट करता है कि रेन शावर होगी, यानी बारिश होगी। टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, के भाई जो उसके फील्ड है कॉर्न के, मक्के के, वो बहुत बढ़िया से नरिश हो जाएंगे, यानी खेतों में बहुत अच्छी फिर उसके फसल कटेगी, ऐसी उसको उम्मीद होती है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट, ताकि हिज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट। यील्ड का मतलब अर्न करके देना, उगा के देना। तो उसके जो खेत है ना,
वो उसको आमदनी कराएंगे, प्रॉफिट कराएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कराएंगे इस साल अगर बारिश बढ़िया से हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसे कि हर साल होता है कि बारिश होती है उसके खेतों में और उसको ह्यूज प्रॉफिट होता है जिससे उसका पूरे साल का पेट भर जाता है, वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता है। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? आ जाते हैं। एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसने उम्मीद की, रेनफॉल डिड हैपन, रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, और जैसे बारिश हुई लेंचो बड़ा खुश हो गया, कह रहा है ये देखो ये बारिश नहीं है, ये बूंदे नहीं है, दीज आर नॉट ड्रॉप्स, ये क्या है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये जो बड़ी बूंदे हैं ना ये 10 सेंट है, ये जो बारिश हो रही है इसमें जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट यानी 10 पैसे हैं, और जो छोटी बूंद है वो क्या है, वो 5 सेंट है। ऐसा वो अपने परिवार से कहता है कि देखो ये जो बूंदे हैं ना ये पानी की बूंदे नहीं, ये पैसों की बारिश हो रही है, ये पैसे हैं। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश हो रहा है हमारा लेंचो, बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन उसकी खुशी बट सूनर, बहुत जल्दी क्या होता है, इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, एक तूफान में बदल जाती है, बर्फ के तूफान में बदल जाती है बारिश, रिजल्टिंग इन, और जिसका जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप, कि पूरी इसकी क्रॉप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इतनी बुरी डिस्ट्रॉय होती है कि लेंचो कहता है कि लोकस्ट जो होते हैं, लोकस्ट किसको बोलते हैं, टिड्डी को, किसको बोलते हैं, टिड्डी को, कि जो लोकस्ट होते हैं वो भी इतना बुरा नुकसान ना करते, वो भी कुछ छोड़ जाते, लेकिन अब जो ये जो बारिश हुई है, ओलो की बारिश हुई है, इसने तो पूरा ऐसा खराब कर दिया मेरी फसल कि मेरे सामने अब सवाल किस चीज का खड़ा हो गया है, सवाल किस चीज का खड़ा हो गया है कि विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल, फैमिली के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। पोस्ट का मतलब खड़े हो जाना, क्या थ्रेट, किस चीज का थ्रेट, फैमिली के सर्वाइवल का, कि स्टारवेशन से वो अब मरने के कगार पे आ चुका, उसके पास कोई पैसा नहीं, उसके पास कोई फसल नहीं बची, तो अब उसका क्या होगा। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ईजी है सर यहां तक। फिर क्या होता है, लेंचो वॉज डिसहार्टेंड, अब लेंचो क्या हो जाता है, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड वर्ड मेरा बच्चा लिख सकते हो क्या, डिजेक्टेड, लेंचो क्या हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है, डिसहार्टेंड हो जाता है, सैड हो जाता है, लेकिन पूरी रात सैड रहने के बावजूद भी उसको एक होप होती है, क्या होती है मेरे बच्चा, लेंचो को होप होती है, और होप किस चीज की होती है, उसको होप होती है, उसको होप होती है गॉड की, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो क्या कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो इस बात पे विश्वास करता है कि लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, वो जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो किसी को भूख से मरने नहीं देता है, इस होप में वो जीता है। अब उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद क्या करता है, लेंचो वाज डिसहार्टेंड बट ही हैड अ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है बच्चे स्ट्रांग, रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग, एक बार कमेंट में लिख दो, लिख दोगे तो याद रह जाएगा, जितना तुम यहां कमेंट में लिखोगे ना उतना तुम्हारे दिमाग पे लिख दिया जाएगा। ये लिखने का इतना फायदा होता है, तुम जो कॉपी में लिखोगे ना वो कॉपी में नहीं लिख रहे तुम, वो अपने दिमाग में लिख रहे हो तुम, इसलिए लिखो, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, जो मैं कहूं ना पूछूं उसे कमेंट में एक बार टाइप कर दिया, जो मैं कहूं कि लिखना है चैप्टर के एंड में ऐसे लिख के दिखा दिया, ठीक है। उसकी रोबस्ट फेथ है गॉड के अंदर, ही सीक्स द हेल्प, ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, वो गॉड से सीख करता है, ढूंढता है, मांगता है हेल्प। कैसे मांगता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, देखो चैप्टर का नाम आ गया लेटर टू गॉड, वो लिखता है एक लेटर, किसको, गॉड को, आस्किंग हिम गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों, कि भाई आप मुझे 100 पैसों दे दें जिससे मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दे, किससे, गॉड से, गॉड से वो मदद मांगता है। इतना सबको क्लियर? हाँ सर बहुत क्लियर है। He went to town to post his letter addressed to God, वो शहर जाता है, कस्बे में जाता है और अपना जो लेटर उसे पोस्ट करता है, जिसमें एड्रेस पता है किसका लिखा हुआ होता है, गॉड का लिखा हुआ होता है कि गॉड को भेजना है। अब फिर क्या होता है, when the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing, जब लेटर नोटिस किया जाता है पोस्टमास्टर के द्वारा, पोस्टमास्टर के बाद उसका एम्प्लॉय लाता है, तो देखो कैसा आदमी है, अरे गॉड को लिख रहा है, अरे गॉड को लिख रहा, ऐसे ऐसे, अरे देखो पोस्टमास्टर साहब, तो उनका जो मेन पोस्टमास्टर होता है, हेड पोस्टमास्टर, वो क्या कहता है, वो भी हंस लेता है, देखो तो ये क्या, अरे अरे कैसा पागल आदमी गॉड को लेटर लिख रहा है। लेकिन बट इमीडिएटली क्या होता है, जो पोस्टमास्टर होता है, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो जाता है, एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक, शेक करना ऐसे हिलाने को कहते हैं ना, तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो शेक नहीं होने देगा। क्या शेक नहीं होने देगा, क्या नहीं हिलाने देगा, क्या नहीं हिलने देगा, द राइटर्स फेथ, राइटर की जो फेथ है उसे वो हिलने नहीं देगा। यहां राइटर कौन है मेरा बच्चा, हाँ सही पकड़े हो, लेंचो यहां राइटर था, तो लेंचो की फेथ को वो शेक नहीं होने देगा। क्लियर है, यहां क्लियर है। फिर क्या करता है,
फॉर दिस द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी, अपनी सैलरी से पैसे निकाल के देता है, एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स, और अपने कॉलीग से, अपने फ्रेंड से भी पैसा इकट्ठा करता है, किसके लिए? लेंचो की मदद करने के लिए। वेरी गुड। एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, भाई चैरिटी के तौर पे कि भाई मैं ना ये हेल्प करूंगा, यार बहुत बेचारा सीधा आदमी है, गॉड में कितनी आस्था है इसकी, कितना विश्वास है। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसों, लेकिन वो सिर्फ कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है? सिर्फ 70 पैसे। एंड 70 पैसों विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप, जो कि वो रैप कर देता है, लपेट देता है एक एनवेलप में। ऐसा वो क्यों करता है? एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसे पी जाओ बस, ये लिखना है तुम्हें एग्जाम में। क्या? टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, वो उसको रैप करता है इसलिए, टू मेक इट सीम लाइक, मेरे साथ साथ बोलो मेरा बच्चा, एक बार कमेंट में सब लिखो, टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। पोस्ट मास्टर अपने एनवेलप को रैप क्यों करता है और उसमें साइन ऐसे क्यों करता है गॉड की तरह? क्योंकि टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, राइटर की फेथ को शेक नहीं होने देना चाहता था। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, सब याद हो गया। फ्रॉम द गॉड ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, जब लेटर पाने के बाद लेंचो क्या करता है? लेंचो डजंट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। लेंचो कहता है अच्छा कितने पैसे? 21, 20, 30, 70 और 70 पैसे उसको मिलते हैं। वो कोई सरप्राइज, कोई हैरानी शो नहीं करता है। इंस्टेड, बजाय इसके वो क्या करता है? ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, पैसे काउंट करते कहता है ये तो 70 पैसे ही है, मांगे तो 100 थे, कितने का फर्क रह गया? 30 पैसों का। लेंचो फिर क्या करता है? ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को। अब उसमें क्या लिखता है? टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 पैसों डायरेक्टली, और कहता है गॉड से कि इस बार जो पैसे भेजो ना, डायरेक्टली मुझे भेज देना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल, मेल के बजाय डायरेक्ट भाई मुझे भेज देना। ऐसा वो क्यों कहता है? He shows distrust, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या शो करता है? डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। उसे शक होता है किन पे? पोस्ट मास्टर और उसके साथियों पे। He shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks. वो डिस्ट्रस्ट शो करता है जो एम्प्लॉय होते हैं पोस्ट ऑफिस के, और उनको क्या कहता है कि ये सारे क्या है? बदमाशों की टोली है, चोर है भाई, उचक्के, धोखेबाज, बेईमान, इन पे एक पैसे का मेरे को ट्रस्ट नहीं, मेरे 30 पैसे खा लिए इन्होंने। अगली बार गॉड मुझे पैसे भेजो, डायरेक्टली दे देना यार, ऊपर से बारिश कर देना 100 पैसों की, डायरेक्ट मेरे घर पे ही भेज देना, खत्म करना बात। इस तरह से पोस्ट मास्टर के अच्छे काम की भी कोई वैल्यू नहीं होती। सो दोस्तों, बड़ी प्यारी, बड़ी आसान कहानी, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बस अभी क्या करना है, ये जो मैंने लॉन्ग आंसर तुम्हें करवाया है, ये जो लॉन्ग आंसर करा, इसे एक बार ना ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे आंखों के आगे से निकाल लेना, ये तुम्हें अपने आप याद रह जाएगा। डिस्ट्रस्ट था किसके खिलाफ? एम्प्लॉयज की तरफ। और ये जो सारी लाइंस है कि वो रैप अप क्यों करता है? टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, ये तुम्हें याद होना चाहिए। नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, रोबस्ट फेथ, इतना याद हो गया, तुम्हारे सारे आंसर यहीं छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कोई भी किसी कंट्री का अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके पीछे ना उसका बहुत सारा स्ट्रगल होता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला साहब का आपने कभी नाम सुना? नहीं सुना तो आप सुन लो। ये कौन है भाई? ये साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका कंट्री, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। लेकिन इससे पहले की कहानी भी जान लो। भाई साहब 30 साल जेल में रहे, 30 साल, लाइफ के 30 साल यानी पूरी जवानी तो इन्होंने जेल में ही बिता दी थी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब ये ब्लैक का सीन क्या है भाई? ये ब्लैक व्हाइट क्या है? क्या होता है, साउथ अफ्रीका में गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं। तो व्हाइट सुप्रीमेसी जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने क्या किया था, वो ना काले लोगों को अपने से कम समझते थे, उनके साथ एपाटाइड करते थे, उनके साथ ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन्हें कम समझते थे। तो ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने मूवमेंट चलाई। इन्होंने, हमारे कौन है ये? नेल्सन मंडेला साहब है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। उसके बाद ये चुने गए वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि एक लंबी यात्रा है फ्रीडम के लिए। उन्होंने बहुत लंबी यात्रा, भाई 30 साल कम होते हैं क्या? वो इन्होंने सफर तय किया। तो इनकी ना एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की लिखी हुई कहानी है, उसी का एक एक्सर्प्ट यानी एक हिस्सा, एक पार्ट हमारे चैप्टर में बना, जिसका नाम बना चैप्टर का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब क्या है इस कहानी में, आइए बता देता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस कहानी से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड मेरा बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है
जो तुम्हें याद करना ही है, तुम्हें पता होने से, वो देख लेते हैं। इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, लिबरेशन, आजादी, ठीक है। एपाटाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है तो तुम्हें यूज ही करना है। एपाटाइड का मतलब क्या होता है? भेदभाव, काले गोरे का भेद, रेसिस्ट होना, ठीक है। बिसीज का मतलब घेरा डाल देना। कॉमरेड का मतलब साथी, कंपेनियन को कहते हैं। कर्टेल, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना। डिप्रीमेशन, अभाव, यानी कोई चीज ना मिलना, वो चीज नसीब ना होना, एजुकेशन ना मिलना, या कोई पैसा या फिर खाना पीना ना मिलना, उसको कहते हैं डिप्राइव करना किसी को, डिप्रीवेशन, ठीक है। डिस्पाइस का मतलब नफरत करना। ग्लोरी का मतलब वो जो आपका यश होता है, जो आपका जिसे कहते हैं सम्मान होता है, उस चीज को कहते हैं रेपुटेशन, जिसे कहते हैं। एम्ब्रेस करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना, एम्ब्रेस कर लेना। ऑपरेशन का मतलब किसी का शोषण करना। ब्रुटेलिटी का मतलब बहुत ज्यादा जुल्म, अत्याचार, ब्रुटेलिटी, निर्दयता, क्रूरल्टी। प्रेजुडिस का मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, बायस्ड होना किसी की तरफ। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, डीप। और रेजिलियंस का मतलब पलटाओ, कि हार ना मानना, लड़ाई लड़ते रहना, उसे क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। अभी इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल चैप्टर में होगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये चैप्टर है क्या? अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया, तो जनरल नॉलेज की बातें थी कि भाई हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जवाब क्या आना चाहिए? सर नेल्सन मंडेला। अब सर तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, इतना क्लियर है। हाँ, क्यों थे वो, क्या थी, तो हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है। अब चैप्टर पढ़ते हैं, क्या है इस चैप्टर में। भाई इस चैप्टर में क्या है, आइए देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये तो हमें पता ही है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला साहब की। Who was the first black president of South Africa? ये भी जनरल नॉलेज की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक्सट्रैक्ट है कहां से? ऑटोबायोग्राफी से, उनकी खुद की लिखी हुई किताब से। It includes the description of the inauguration ceremony. ये आगे की बात है। अब इस चैप्टर में क्या है? इसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात हुई है। 10 मई 1994। डेट इज इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा। कौन सी डेट? नेल्सन मंडेला साहब वाली डेट। डेट इज इंपॉर्टेंट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है तुम्हें, डेट याद रख लेना। डेट क्या है भाई? नेल्सन मंडेला चैप्टर की डेट बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। 10 मई 1994, ये वो दिन था जिस दिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो 10 मई 1994 बहुत बढ़िया डेट है। तुम्हें याद पता कैसे रहेगी? मैं बताता हूं कैसे याद रहेगी। 10 मई को क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वहां कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, एम्ब्रेस किया गया था। और 11 मई को बहुत खास दिन है भाई, बहुत खास दिन है। 11 मई को ऐसा दिन आता है कि अगर ये दिन ना होता ना ये क्लास होती, ना ये तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते, कुछ ना होता, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। तो 11 मई से याद रख लेना तुम कि 11 मई को भाई डियर सर का बर्थडे, यानी 10 मई भाई नेल्सन मंडेला साहब का एक तरह का, उनका भी एक तरह का बर्थडे ही समझ लो तुम, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो 10 मई 1994 को क्या हो रहा है? इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का शुभारंभ होना, नारियल फोड़ना। वहां पे किस चीज का शुभारंभ हो रहा है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हो रहे हैं, ओथ सेरेमनी हो रही है। ओथ सेरेमनी मतलब वहां पे कसम खाई जा रही है, जैसे हमारे देश में होता है, उसी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर एंड हिज स्ट्रगल। तो इस पूरे चैप्टर में, जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर में बताया गया लॉन्ग वॉक फ्रीडम में, क्या है कि उस दिन क्या हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है, और उन्होंने स्पीच में क्या क्या कहा था, उनके स्पीच का हिस्सा डाला हुआ है, और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया था फ्रीडम को हासिल करने के लिए, उसका जिक्र है। क्या कितना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी, और इसमें शुरुआत होती है जैसे इनॉग्रल सेरेमनी कैसे हो रही थी, विच टुक प्लेस ऑन 10 मई 1994। सर ये तो अब हमें पता ही है, एट दी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सी थी? प्रिटोरिया, जो कि एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां के एम्पी थिएटर में हो रहा था। अब एम्पी थिएटर क्या होता है सर ये एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर ऐसी जगह होती है जो पूरा खुला मैदान होता है और इसके नीचे गड्ढा कर देते हैं, ऐसे गड्ढा करके, और बिहार में जब बोला जाता है ना गड्ढा नहीं गढ़ा, एक गढ़ा कर देते हैं, और वहां लोग चारों तरफ बैठे होते हैं, और नीचे वो जो गढ़ा हो रहा होता है, वहां एक स्टेज सा बना होता है, वहां सब सारा कार्यक्रम हो रहा होता है। तो एम्पी थिएटर ऐसी जगह को कहते हैं। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सुंदर नर्सरी जाना, वहां पे तुम्हें एम्पी थिएटर बीचों बीच दिख जाएगा, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर। तो वहां कौन कौन है भाई? कौन कौन आया हुआ है? नेल्सन मंडेला टुक द वाव, उन्होंने ऐसे शपथ खाई कि मैं वाव लेता हूं। वाव का मतलब शपथ खाना, स्वेयरिंग सेरेमनी चल रही थी। एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या, सॉरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा हूं, तुम क्यों कट कर रहे हो, तुम मत करना, मैं बच्चों को समझा दूंगा, वो मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत स्मार्ट है ये लोग। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन नहीं था,
फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग तो हो सकता है ना भाई, इतना तो हो सकता है भाई। हाँ ठीक है, फर्स्ट ब्लैक। एक्चुअली हम लोग इंडियन है ना, इंडिया इतना मुंह पे रहता है ना, बिकॉज वी ऑल लव आवर कंट्री, तो हर वक्त इंडिया 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 ही रहता है, साउथ अफ्रीका नहीं आता मुंह पे। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के तौर पे उन्होंने क्या किया, शपथ ली, स्वेरिंग सेरेमनी थी। आ जाओ। इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वहां किसकी प्रेजेंस में, इंटरनेशनल डिग्निटरीज, यानी 140 कंट्री। याद रखना मेरा बच्चा, तुम लिख के आना एग्जाम में, वहां 140 कंट्रीज के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, डिग्निटरीज थे, वहां के अपने अपने राजदूत या वहां के प्रेसिडेंट जो 140 कंट्री के थे वो वहां पे मौजूद थे। वो सब आए हुए थे, सब मंजर देखने, जहां पे साउथ अफ्रीका आजाद हो रहा था गुलामी से, और फर्स्ट वहां पे क्या आ रही थी, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बन रहे थे, वहां के राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे थे, नेल्सन मंडेला साहब। आगे आ जाते। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु आल्सो एम्ब्रेस्ड द, एम्ब्रेस का मतलब क्या था, जल्दी बताओ कमेंट में, सोच के क्या था एम्ब्रेस, एम्ब्रेस ऐसे सोचो, याद करो। उन्होंने क्या किया था, लो हिंट बता रहा हूं, ऐसे एम्ब्रेस किया सभी 140 कंट्रीज के जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको एम्ब्रेस किया था, उसकी विक्ट्री को क्या किया था, एम्ब्रेस किया था, यानी एक्सेप्ट किया था, उसे माना था कि हां भाई अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। इट इन्वॉल्व्ड, अब क्या क्या हुआ था, स्पीचेस हुई थी बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वहां पे 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे ना, एक तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए थे, ये थे प्रेसिडेंट कौन, नेल्सन मंडेला साहब। 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी वहां पे शपथ ली थी। उनके नाम याद रख लेना, मिस्टर डी क्लर्क और थाबो मैबेकी, ये बस याद रख लेना। उन्होंने भी वहां पे क्या ली थी, कसम खाई थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। फिर एयर शो हुआ जैसे 15 अगस्त पे होता है, ऐसे फाइटर जेट्स आ रहे थे और ऐसे वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, ऐसे करके आ रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। इन हिज स्पीच मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंडेला साहब ने अपनी स्पीच में क्या कहा, उन्होंने अश्योर किया अपने कंट्रीमैन को, अपने लोगों को, दैट दिस कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आज के बाद कोई भी हमारी कंट्री का रहने वाला किसी के द्वारा किसी के ऊपर सपरेशन मतलब दबाव, किसी को काबू करना, किसी पे हुक्म चलाना, ये नहीं सहेगा। सपरेशन अब दोबारा से नहीं हो गई। किसने अश्योर किया, नेल्सन मंडेला अश्योर्ड हिज कंट्रीमैन दैट नो वन वुड एवर सप्रेस वन कंट्रीमैन बाय अनदर। ये वाली बात किसने बोली, हमारे नेल्सन मंडेला साहब ने बोल दिया। आ जाओ। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, के साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी लोकतंत्र एस्टैब्लिश हो चुका है। कौन सा टेंस है, जल्दी बता देना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 रुपए इनाम मिलेगा जो बताएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। वैसे वॉइस है, थोड़ी हिंट दे देता हूं। आगे बढ़ जाते हैं। द ऑथर सेड, द ऑथर कौन है यहाँ, ऑथर कौन है इस चैप्टर का ऑथर, कौन है तुम बताओ, जल्दी बताओ कौन है इसका ऑथर। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्टाइड। जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वो अपार्टाइड का सिस्टम लेके आए थे। अपार्टाइड मतलब नस्ल भेद, गोरे काले का भेद, वो लेके आए थे ये वाला सिस्टम। और अब क्या हो रहा है, एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, और इन्होंने जिंदगी को ना लिविंग हेल बना दिया था, जीती जागता एक नर्क बना दिया था फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन। किसके लिए, जो डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन थी, जो काले लोग थे उनके लिए। ठीक है, आ जाते हैं आगे। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, वो अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। क्या है वो डिजायर, टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, सभी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भाई वही तो करेंगे ना भाई, स्ट्रगल में जिसने अपनी जानें दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको थैंक यू बोलेंगे, तो उन्होंने यही किया। तो थैंक यू किसको बोला उन्होंने, ऑल द फ्रीडम फाइटर्स हु कुड नॉट लिव टू सी दिस ऑटम डे। ऑटम डे बोलते हैं बहुत बड़ा दिन, बहुत स्पेशल दिन, इस तरह से याद रख लेना इसको। तो वो क्या करते हैं, वो उनको थैंक यू बोलते हैं जो अब यहां जिंदा नहीं है, जो यहां से गुजर चुके हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, फ्रीडम फाइटर्स ने। He referred the citizens as the greatest asset of the country। वो सिटीजन को कहते हैं कि कंट्री का सबसे बड़ा असेट्स कौन है, संपत्ति कौन है, सिटीजन्स होते हैं। मंडेला बिलीव्स, अब यहां तक ना, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कैसे लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, अभी क्या क्या हुआ, हमने देखा क्या क्या देखा मेरा बच्चा, कि भाई क्या हो रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, 140 कंट्रीज से इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रहे थे, उन सब ने एम्ब्रेस किया था न्यूली फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ठीक है, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे,
डीक्लर तो थैबो म्बेकी, उन्होंने पहले उन्होंने वो ओथ ली थी, फिर मंडेला साहब ने ओथ ली। मंडेला साहब की फिर स्पीच का जिक्र होता है। स्पीच में उन्होंने एश्योर किया कि अब कोई सेपरेशन नहीं होगा। बोला कि कंट्री में क्या आ गया है, डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश। मेरे साथ बोलो, लिखो कमेंट में कि डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश। ये बात किसने बोली? मंडेला साहब ने बोली। उसके बाद क्या हुआ? हेलीकॉप्टर्स का शो हुआ था और जेट्स, फाइटर जेट्स का शो हुआ था। मंडेला साहब आगे क्या करते? थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सिटीजन जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं कंट्री के। इज इट क्लियर और नॉट मेरा बच्चा? क्या ये कुछ भी नहीं है सर, सुनते सुनते याद हो जा रहा है। हम स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर मंडेला साहब एक अलग बात बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन। सुनो मेरा बच्चा, यहां से सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडेला बिलीव्स दैट courageous is not the man who is fearless। मंडेला साहब कहते हैं कि दिलदार आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। दिलदार आदमी वो है, बड़े दिल वाला वो है जिसने डर पे काबू पा लिया है, वो बड़ा आदमी है। द ऑथर ऑल्सो मेंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज। इससे पहले एक और बात बता दूं, इसके बाद जो मंडेला साहब है वो ये भी बोलते हैं कि नो वन इज बॉर्न टू हेट समवन, एवरीवन इज बॉर्न टू लिव टू लव। क्या कहते हैं कि कोई भी ना नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हर कोई पैदा हुआ है मोहब्बत करने के लिए। इसमें वो जिक्र भी करते हैं। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो जेल में थे और उन पे खूब टॉर्चर किया जा रहा था, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी जा रही थी, वहां एक गार्ड था जिसके मन में थोड़ी सी सही लेकिन उनके लिए दया जागी थी, प्यार जागा था। इसी के ऊपर वो कहते हैं कि इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोग ये सीख सकते हैं कि नफरत कैसे की जाती है या उन्हें सिखाया जा सकता है कि नफरत कैसे करनी है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको यह भी सिखाया जा सकता है कि प्यार कैसे किया जाता है। क्योंकि सब कुछ तो दिल में ही होता है ना भाई। सामने वाले के लिए तुम्हारे दिल में नफरत है या प्यार, ये तुम फैसला करते हो, ठीक है। तो दोस्तों प्यार बांटना चाहिए, प्यार इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब? वो बताते हैं 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज। वो कहते हैं हर इंसान की ना 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एग्जाम में मेरा बच्चा सवाल आएगा कि बताओ वो कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो नेल्सन मंडेला ने बताई है, जो कि हर इंसान या सिटीजन के ऊपर होती है। वो क्या है भाई? फर्स्ट टूवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। भाई पहली कौन सी किस किस की तरफ होती है? उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ और अपने चिल्ड्रन की तरफ। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन भी जिम्मेदारी को बोलते हैं। सेकंड ऑब्लिगेशन किसकी तरफ होती है? टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी, कि जो खुद की कंट्री होती है, कम्युनिटी होती है, पीपल। तो हर इंसान की, एवरी ह्यूमन हैज 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। When Mandela became an adult, अब ये एक और चीज शुरू होती है, एक नई बात शुरू होती है। अब मंडेला साहब बताते हैं कि फ्रीडम का उनकी नजर में मतलब कि पहले क्या था और बाद में क्या था। जब वो छोटे थे तब वो फ्रीडम का मतलब क्या समझते थे, आजादी का मतलब क्या समझते थे। जैसे कि तुम हो, तुम्हें आजादी का मतलब क्या लगता है? मैं घूमने चला जाऊं दोस्तों के साथ, पार्टी करूं थोड़ी सी, है ना, मूवी देखने चला जाऊं या गाड़ी चलाऊं, बाइक चलाऊं। तुम्हें इस वक्त ये आजादी लगती होगी। तुम्हें आजादी लगती होगी कि स्कूल की यार 2 महीने की छुट्टी भूल जाए, एग्जाम ना हो, बस मैं खाऊं पीऊं, पॉकेट मनी मिल जाए, मैं पहाड़ों पे जाऊं, लद्दाख घूमने जाऊं, बुलेट चलाऊं, ये मेरी आजादी है ना। 10 साल बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरा बच्चा अब तुम्हें आजादी का मतलब क्या लगता है? तुम कहोगे आजादी का मतलब अब बदल गया है यार। अब आजादी ये लगती है कि यार ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, घर पे आराम कर लूं 2 मिनट के लिए, अपने मम्मी पापा के पास बैठ सकूं और कोई मुझसे सवाल ना करे, कोई मुझ पे चीखे ना, चिल्लाए ना, मेरे को बॉस की डांट ना सुननी पड़े, मैं 4 पैसे कम कमा लूं तब भी मेरी बीवी मुझसे झगड़ा ना करे। इस तरह की आजादी आपको तब अच्छी लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भाई क्या है आजादी का मतलब? नेल्सन मंडेला का क्या निकला था, चेंज कैसे हुआ था? When Mandela became an adult, he realized that his freedom was an illusion। उन्हें लगा कि यार जो मेरा फ्रीडम को देखने का नजरिया था वो तो एक इल्यूजन था, वो तो सिर्फ एक झूठ था, भ्रम में जी रहा था मैं। He was the slave of exploitation। वो सिर्फ गुलाम थे एक्सप्लॉयटेशन के, हरासमेंट के, शोषण के गुलाम थे वो। उनका पूरा समाज, कम्युनिटी, जितने भी ब्लैक थे ना, वो सारे ब्लैक सिर्फ अपना शोषण करवा रहे थे, उनको कोई आजादी नहीं थी। Not only he was a slave, but his other family members were also। सिर्फ वही स्लेव नहीं थे, वही स्लेव मतलब गुलाम, वही गुलाम नहीं थे, उनके सभी फैमिली मेंबर्स भी गुलाम थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द ऑपरेसर, ऑपरेसर कौन है? जो शोषण कर रहा है। ऑपरेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड। भाई जितना एक ऑपरेसर यानी जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण किया जा रहा है, यानी जिस पे अत्याचार किया जा रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, वो दोनों ही गुलाम है, वो प्रिजनर है। क्यों? जो शोषण कर रहा है ना, जो जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है,
वो अपनी नफरत का कैदी है, वो एक प्रिजनर है नफरत का, वो नफरत से आजाद नहीं है, उसके दिल में नफरत भरी पड़ी है, वो खुश नहीं रह सकता है। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है, आप मन में बोझ लेके घूम रहे हो, वो बोझ तुम्हें कभी सुकून लेने नहीं देगा। और जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो ना, जिसके साथ गलत कर रहे हो, भाई वो तो तुम्हारा गलत सही रहा है, तो बेचारा वो भी प्रिजनर ही है, तो तुम दोनों ही गुलाम हो, खुश तुम में से कोई नहीं है। इसलिए किसी के लिए भी मेरा बच्चा मन में कोई नफरत, कोई बोझ नहीं रखना है, माफ करते चलो, आजाद करते चलो। दोस्तों अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें पता होने ही चाहिए, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो याद कर लो, घोल के पी जाओ। क्या भाई, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी जहां पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, अपार्टाइड नहीं था। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड के बारे में किसने कहा? नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि जो ऑपरेसर होता है और जो ऑपरेस्ड होता है दोनों ही प्रिजनर होते हैं। तो ऑपरेसर किसका प्रिजनर होता है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उसे मन में नफरत होती है। अब फ्रीडम ऑफ मंडेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो मंडेला की नजर में बचपन में जो फ्रीडम का मतलब था और जवानी में जो फ्रीडम का मतलब था, तो वो क्या था? तो बचपन में उन्हें ऐसा लगता था कि टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में भागना दौड़ना, टू राइड द बुल, बुल की राइड करना, टू स्विम, तैरना, नाइट आउट करना, पढ़ना या कहीं जाना, ये सब फ्रीडम है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब वो बड़े हुए, एडल्ट हो गए, तब फ्रीडम का मतलब क्या था? अचीविंग हिज पोटेंशियल, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलना, इक्वालिटी मिलना, अर्निंग हिज कीप, अपना कमाना, खाना, अपना जिंदगी गुजारना, मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी करना और बच्चे पैदा करना और या बच्चों का ख्याल रखना, फैमिली चलाना, ये उनका फ्रीडम का मतलब था, जो कि जहां पे उनको पूरे हक नहीं मिले हुए थे उस वक्त की जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी उसकी वजह से। और क्या, ये दो नाम याद रखना, एग्जाम में लिख के आना अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि मिस्टर डी क्लर्क और थबको म्बेकी दोनों डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वहां पे शपथ ली थी। ज़ेनानी उनकी डॉटर का नाम है, ये याद रख लेना। दो नेशनल एंथम वहां पे प्ले हुए थे। एक और चीज, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, दो नेशनल एंथम थे, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। गार्ड शोड ह्यूमैनिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी बता दिया था, गार्ड शोड ने ह्यूमैनिटी शो की थी। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि कोई भी अगर नफरत करना सीख सकता है तो मोहब्बत करना भी उसके ही दिल में डाला जा सकता है। चेंज फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो कैसे डरे हुए थे पहले, एक डरे हुए बच्चे से क्या बन गए? बोल्ड इंसान बन गए नेल्सन मंडेला। फैमिली लविंग टू विदाउट अ होम, फैमिली लविंग थे लेकिन विदाउट अ होम हो गए, क्योंकि भाई 30 साल तो जेल में ही वो रहे थे, बेचारों की पूरी जिंदगी तो उसी में निकल गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें पता होने ही चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है, तुम्हारी किताब का नाम फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों मैं इस वीडियो के साथ तुम्हें एक पीडीएफ भी देता हूं जिसके अंदर ना हर चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लेटर टू गॉड पढ़ा ना, तो उसके कीवर्ड सीक्वेंस वाइज है, इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर भी इजीली कंपाइल हो जाएगा। कैसे बताता हूं। हार्ड वर्किंग फार्मर था, फर्म बिलीव था गॉड में, रेन शार हुआ, यील्ड सोच रहा था कि ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा, हेल स्टॉर्म आ गया, सर्वाइवल का थ्रेट हो गया, सीख करी हेल्प किससे? गॉड से। इस तरह से पूरी स्टोरी कंपाइल भी कर पाओगे। और ये वो कीवर्ड्स है मेरा बच्चा जो तुम्हें एग्जाम में लिखना अपना आंसर लिखते हुए, और जिससे तुम्हें नंबर भी मिल जाएंगे। हर चैप्टर के मैंने अलग अलग इस तरह से कीवर्ड्स लिख के दे रखे हैं। ये फाइल तुम्हें कहां से मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक पिन करा दूंगा, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, ये पर्सनल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां मैं खुद तुम्हें रिप्लाई करता हूं, यहां मेरे से अपना डाउट पूछ लेना, कमेंट कर देना, स्टोरी में टैग कर देना, मैसेज कर देना 2-3 बार। कब तक नहीं देखूंगा भाई, जब दिल से दिल का रिश्ता होता है ना तो बात अपने आप पहुंच जाती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन ना लो। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि मैंने बताया उसका नाम ही है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसमें ना 2 पार्ट हैं। एक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा क्या था? द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। अब जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, देखा जाए फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, किसकी उड़ान? सीगल। सीगल क्या होता है? एक समुद्री पक्षी होता है, वो कैसे पहली बार उड़ा, उसकी पूरी छोटी सी कहानी है। और दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन, ये किसकी कहानी? फ्रेडरिक फॉर्सिथ नाम का एक पायलट होता है जो अपना जहाज लेके जब उड़ के जा रहा होता है तो एक स्टॉर्म, एक काले बादल में उसका जहाज फंस जाता है, तो कैसे वहां से बाहर निकल के आता है, उसकी कहानी है। तो दोनों उड़ने की कहानी है। आओ पहले पहली कहानी देख लेते हैं। बहुत आसान सी कहानी है, कुछ भी नहीं करना है वही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड जो तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड पता होने चाहिए। आओ देख लो। लेज का मतलब होता है, लेज का मतलब चट्टान, ये शेल्फ को कहते हैं। स्किम का मतलब मंडराना, इधर उधर मंडराना। अपब्रेडिंग का मतलब ये अपब्रेड करना, यानी किसी को स्कोल्ड करना, डांटना। सीगल का मतलब समुद्री पक्षी बता दिया। ब्रिंक मतलब किसी चीज का एज या किनारा, किनारे पे आ जाना। डेवॉर का मतलब लालच से खाना, बहुत ग्रीडीली खाने को बोलते हैं। ब्लेजिंग का मतलब बहुत तेज चमक, वेरी हॉट, तेज गर्मा गर्म चमक को क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग। प्लेटो का मतलब पठार, हायर लेवल ग्राउंड। आ जाओ जल्दी से इसकी कहानी देख लेते हैं, क्या कहानी है।
His first flight is a story based on young seagull who is afraid to fly. बहुत सिंपल सा है कि कहानी किसकी है, एक किसकी, सीगल की कहानी है। बहुत आसान सी कहानी है सर। क्या फर्स्ट फ्लाइट किसकी कहानी, एक सीगल की, एक सीगल की। आओ समझने की कोशिश करते हैं। कौन है, एक यंग सीगल है। एक सीगल कौन हो गया, अब तो समझ में आ गया ना, कि एक समुद्री पक्षी। वो क्या करता है, उसे अफ्रेड करता है, अफ्रेड है, उसे डर है किस चीज का, डरने का, किसका, उड़ने का, उड़ने का डर है उसको। उसे लगता है वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रस्ट है। मेरा बच्चा क्या है, डिस्ट्रस्ट का मतलब विश्वास नहीं है। डिस्ट्रस्ट तो किसी और को भी था ना सर, याद आ रहा है मुझे, हाँ लेंचो को था, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे डिस्ट्रस्ट था कि वो पैसे बीच में खा रहे हैं। ऐसा ही डिस्ट्रस्ट किसको है, यंग सीगल को है। किसके ऊपर, अपने विंग्स के ऊपर, यानी विंग्स, विंग्स मतलब उसके पर, कि वो ऐसे उड़ ही नहीं पाएगा, पड़ 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 पड़, उड़ ही नहीं रहा, उड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा हाल था उसका। ठीक है, आ जाते देखते हैं फिर क्या होता है। All his younger siblings can fly fearlessly. उसके जो छोटे बहन भाई थे आराम से उड़ते थे। अरे बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में तुम सब लोग साइकिल चलाते थे, तुम्हारे बहन भाई तो साइकिल चला लेते थे, लेकिन तुम नहीं मैं गिर जाऊंगा, मेरी टांग में चल नहीं, चला के तो देख, अरे कोशिश तो नहीं मैं गिर जाऊंगा, ऐसे तुम्हें डर लगता रहता था। बिल्कुल वही हाल किसका था, यंग सीगल का था, कि उसके छोटे बहन भाई जो यंगर सिबलिंग्स थे, सिबलिंग्स बहन भाइयों को बोलते हैं, कैन फ्लाई, कैन मॉडल वर्ड का इस्तेमाल हुआ, कैन फ्लाई फियरलेसली, बिना किसी डर के वो तो उड़ सकते थे। लेकिन जबकि उनके शॉर्टर विंग्स थे, छोटे पंख थे, इसके बड़े थे, तब भी नहीं उड़ पाता था, नालायक निकम्मा। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सेप्ट हिम, ये नहीं उड़ पाता था। ही कैन नॉट गैदर दी करेज, ये कभी गैदर नहीं कर पाता था, एक्यूमुलेट नहीं कर पाता था, कलेक्ट नहीं कर पाता था करेज, हिम्मत, टू ट्रस्ट हिज विंग्स, कि अपने विंग्स पे ट्रस्ट कर सके। ही बिकम्स सैड, ये बहुत सैड हो जाता है। सैड तो कोई और भी हुआ था भाई, लेंचो सैड हुआ था, डिसहार्टेंड हो गया था, डिजेक्टेड हो गया था जब हेलस्टॉर्म आया था। ऐसे ही हमारा जो ये यंग सीगल है, ये सैड हो जाता है व्हेन ही सीज, जब वो देखता है हिज पेरेंट्स टीचिंग एंड परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग, जब वो देखता है उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको उड़ना सिखा रहे बाकी बहन भाइयों को तो, और उनको परफेक्ट बना रहे। द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हिज पेरेंट्स स्कोल्ड करते हैं, अपब्रेड करते हैं। अभी वो अपब्रेड वर्ड देखा था ना, हाँ वो अपब्रेड करते हैं किसको, यंग सीगल को, एंड टॉन्ट हिम, और उसको टॉन्ट भी करते, ताने भी देते हैं, कल मुंह है तेरे से ही ना कुछ होता, बाकी सबसे तो हो जाता है, देख अपने छोटे बहन भाइयों को शर्म नहीं आती तुझे, क्या तू समुद्री पक्षी बनेगा, काहे का सीगल बनेगा, सीगल सीगल कहता फिरता है, अपने आप को जाके इंसानी कह दे, इंसानी कह दी है ना। ठीक है, उसके बाद कहता है कॉल हिम कावर्ड फॉर नॉट इवन ट्राइंग। कावर्ड का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है, कावर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कायर इंसान। उसको क्या बोलते थे उसके फैमिली वाले, कि तू भाई एक नंबर का कायर है, क्या बोलते थे उसको, कावर्ड कह के चढ़ाते थे उसके पेरेंट्स। फॉर नॉट इवन ट्राइंग, कोशिश तो कर ले, अरे निकम्मे कोशिश तो कर ले, है ना। आ जाओ, दे थ्रेटन हिम टू लीव हिम, थ्रेट करते हैं उसको, डराते हैं कि हम तुझे अकेला छोड़ देंगे, एंड हंग्री, तुझे अकेला और भूखा छोड़ देंगे, इफ ही डजंट ट्राई, अगर वो ट्राई नहीं करता है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन वो क्या करते हैं, ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है बेटे अकेले, अकेला कर देना किसी को, आइसोलेट हो जाना, आइसोलेशन, उसे आइसोलेशन में कर देते हैं, अकेले छोड़ चले जाते हैं। ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब क्या था जल्दी बताओ, हाँ एज, किनारा, किसके किनारे पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ दी लेज। लेज हमने पढ़ा था ना, लेज किसको बोलते थे, चट्टान को बोलते थे, छोटी पहाड़ी को बोलते थे, उसके किनारे पे उसको अकेला छोड़ के चले जाते थे कि अब उड़ के दिखा, अब तू उड़ के आ। फिर क्या होता है भाई, फिर क्या होता है, He tries to seek the attention of his family members. सीख करता है, क्या सीख करता है, अटेंशन के, किसी तरह मेरे को देखो, ऐसे ऐसे अटेंशन मांगता है। हाँ, only his mother notices him, बस उसकी मां ही सिर्फ उसकी तरफ देखती है। He begs his mother to bring him some food, वो अपनी मां से गुहार लगाता है कि कुछ खाना मिल जाए, इशारे करता है। His mother picks a piece of fish and flies towards him, उसकी मां क्या कहती है, पीस ऑफ फिश लाती है, अपने मुंह में टुकड़ा लेती है मांस का, किसका, मछली के मांस का, और उसकी तरफ उड़ती है। ये देख के खुश हो जाता है, बट स्टॉप्स मिडवे, लेकिन आधे रास्ते में रुक जाती है। He gets maddened out of hunger, ये भूख में पागल हो जाता है। दोस्तों एग्जाम की लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन लर्न करनी है। He gets maddened out of hunger, भूख की वजह से पागलपन छा जाता है इसको, and takes the dive at the fish, और डाइव लगाता है फिश की तरफ ही, with a loud shout, चिल्ला के,
सॉरी सॉरी, तुम्हारे कानों में लगी होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन वो कुछ ऐसे चिल्लाया था, भूख के मारे परेशान था। He falls outward and downward into space. वो outward, downward, नीचे की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और स्पेस के अंदर यानी आसमान में वो कूदा हुआ है। And he can feel his wings cutting through the air. और वो महसूस कर पा रहा है कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को काट पा रहे हैं। Finally he takes his first flight, और इस तरह से वो अपनी पहली फ्लाइट ले लेता है, वो उड़ चलता है। All the family members celebrate his victory. जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ उड़ने लग जाते हैं। बाय चीयरिंग एंड डाइविंग अराउंड हिम, उसके आसपास उसको उड़ते उड़ते हैं और उसको चीयर करते हैं कि ओहो नलायक, निकम्मे, निखट्टू, कैसे आए तू, है कायर, अब उड़ा तू। उसके साथ खुश होता है। This is how the young seagull overcomes his fear of flying. और इस तरह से जो young seagull होता है अपना fear of flying को दूर कर लेता है and realizes his inner strength और inner potential, और अपने potential को realize कर लेता है। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, ये young seagull की कहानी नहीं है। तुम्हें वहां बैठे बैठे ये तो लग रहा है ना, नहीं यार मेरे नंबर नहीं आ सकते, मैं नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश, खासतौर से इंग्लिश तो ये तो उन्हीं को आती है जिनको बहुत अच्छी पहले से यारी होती है, मेरे बस की नहीं है। मैं 90% कहां ला सकता यार, नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हूं ही नहीं यार, मेरे पास तो नहीं, मेरा दिमाग वैसा नहीं है। उन लोगों का दिमाग कुछ अलग ही है, जबकि जानते हो उनका दिमाग तुमसे छोटा है, उनकी काबिलियत तुमसे कम है, बट वो कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरह खुद को ही रिजेक्ट करके नहीं बैठे हुए हैं, वो हार मान के नहीं बैठे हुए हैं। उनको ट्रस्ट है अपने माइंड पे, जैसे कि इसके सिबलिंग्स को ट्रस्ट था अपने विंग्स पे और शॉर्टर विंग्स के साथ उड़ रहे थे। उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार नहीं करते, वो बच्चे ट्राई कर रहे इसलिए उनके पेरेंट्स उनका साथ दे रहे। व्हाई डोंट यू ट्राई, व्हाई डोंट यू ट्राई। तुम्हारे पास उनसे ज्यादा माइंड है, ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा काबिलियत है, खुद को क्यों रोके बैठे हो? मन में विश्वास लाओ, कोशिश करो, अपने मन पे, अपने माइंड पे भरोसा रखो, तुम्हें सक्सेस बहुत ज्यादा मिलेगी। यह कहानी थी हमारे नन्हे सीगल की कहानी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बार बार बनता है मेरा बच्चा, ये तुम्हें घोल के पीना है। क्या? कि जब वो फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो कैसे लेता है, बार बार ये सवाल पूछेगा। तो कैसे लेता है, क्या क्या होता है, क्या फील होता है उसको? ही कुड हियर नथिंग, पहले तो वही लाइन याद आ जाएगी, ही गेट्स मैडेंड आउट ऑफ हंगर, कि वो पागल हो जाता है भूख के बाद। तो मैडेंड आउट ऑफ हंगर, ये वर्ड, ये लाइन लिख के आनी है, ठीक है? तो क्या होता है? कुड हियर नथिंग, पहले तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता। फेल्ट विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, महसूस करता है कि उसके जो विंग्स होते हैं वो आउटवर्ड्स की तरफ फैल जाते हैं। फेल्ट टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, फिर महसूस करता है जो उसके विंग्स के टिप्स हैं वो एयर को काट रहे हैं। फ्लैप्ड हिज विंग्स, फड़फड़ मारता फिर कहता है ग ग ग ग ग, उड़ चला पंछी आसमां में, ऐसे करके, ठीक है? तो ये 4-5 पॉइंट्स तुम्हें पता होने ही चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, द ब्लैक एरोप्लेन। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं मेरा बच्चा कि इस रिवीजन के बाद, ये तो वन शॉट रिवीजन है तुम्हारी, अभी एग्जाम से पहले तुम्हारी मैं 5 रिवीजन करवाऊंगा। मेरी हर वीडियो यार तुम्हें देखनी है, सिर्फ देख लोगे तो 80 में से 80 लाने का जज्बा रखोगे, देखना तुम्हारी लाइफ का बेस्ट एग्जाम हो जाएगा। तो जो लाइव रिवीजन कराऊंगा ना, अब मैं इसके बाद एक लाइव रिवीजन होगा जो कि जनवरी के आसपास होगा, 15 जनवरी के आसपास, अभी बता के जा रहा हूं। उसमें लाइव में हम क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर करना है। इस दौरान तुम्हें ये जो मैं लॉन्ग आंसर, ये जो लाइंस याद करवा रहा हूं, ये पढ़ के आ जाना मेरा बच्चा अच्छे से, बस ये तुम्हें याद होनी चाहिए, बस ये याद होनी चाहिए। अभी 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और मैं तुम्हें यार तुम्हारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो पता होने चाहिए, जिसमें पहला है एनकाउंटर करना, किस चीज का सामना हो जाना। एब्सर्ड मतलब बहुत ज्यादा रिडिकुलस, बेतुका। कंट्री साइड, देहाती जो जगह होती है, रूरल एरिया, उसे कंट्री साइड बोलते हैं। ट्विस्ट होना या ट्विस्टेड हो जाना, कोई चीज मुड़ जाना, झटका लगना, उसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड, ठीक है? आ जाओ, क्या है कहानी ब्लैक एरोप्लेन की? बड़ी सिंपल सी कहानी है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो इसके राइटर भी हैं, वो एक पायलट होते हैं, वो एक डकोटा एरोप्लेन चला रहे होते हैं, जो कि माना जाता है कि ये एक जो पैसेंजर वाला एरोप्लेन तो नहीं माना जाता है इसको, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? तो हमें ये अभी स्पेसिफिकली बुक में नहीं बताया गया है कि भाई ये कौन सा एरोप्लेन था, इसमें और पैसेंजर थे कि नहीं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। जो इसके पायलट हैं, जो इसके
पायलट है दोस्तों, वो कहां से, पेरिस से लंदन जा रहे हैं, वो पेरिस से लंदन जा रहे हैं इस कहानी के अंदर, ठीक है। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, कंटेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेटिस्फाइड बहुत ज्यादा उसको कंटेंट बोलते हैं, तो वो बहुत खुश है, कंटेंटेड है। फ्लाइंग ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग, वो एक सिटी के ऊपर से जा रहे हैं जो कि सो रही है अभी। ही ड्रीम्स अबाउट दी लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली एंड टेकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट, वो सोचते हुए जा रहे हैं कि मजा आएगा, अपने घर जाऊंगा अपने बीवी बच्चों के साथ, बढ़िया सा नाश्ता करूंगा, हॉलीडे एंजॉय करूंगा। आफ्टर लैंडिंग, एज सुन एज ही क्रॉसेस पेरिस, जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करते हैं, he gets a look of the dark clouds signifying the upcoming storm। जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करते हैं उन्हें दिखता है काला बादल, जो कि एक इशारा था, अंदेशा था कि कोई सामने से तूफान आ सकता है, आने वाला है। सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्टॉर्म, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक, सेफ्टी को देखते हुए उनको वापस मुड़ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्यूल भी नहीं था जहाज के अंदर। बैक टू पेरिस एज ही डजंट हैव इनफ फ्यूल, भाई फ्यूल भी नहीं था तो वापस मुड़ जाते। टू फ्लाई अप और अराउंड देम, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक क्लाउड तुम्हारे सामने है, तुम पायलट हो, है ना, अब सामने ब्लैक क्लाउड के अंदर तो घुस नहीं सकते। एक तरीका क्या है कि आप उसके ऊपर से ऊपर उतार के ले जाओ, ऐसे ऊपर से ये बादल रह जाएगा क्लाउड और आप इसके ऊपर से चले जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ज्यादा ऊंचे जाना पड़ेगा, जिसके लिए तेल चाहिए होगा, फ्यूल तुम पे है नहीं, ठीक है। या उसके बराबर में से ऐसे करके चले जाओगे तो भी तुम्हारे पास तेल नहीं है, ज्यादा तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता था कि तुम ऐसे मोड़ लेते और चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वापस हो लेते। लेकिन फ्रेडरिक फर्सिथ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ही थिंक्स अदरवाइज टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट। उनका तो ड्रीम ये था कि भाई अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना, हॉलिडे एंजॉय करना है। उन्होंने क्या किया, ही रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर एंड, अब ये लाइफ ऑफ पैसेंजर वाली जो लाइन है मैंने पहले ही बता दिया कि डकोटा की हमें बुक के अंदर स्पेसिफिकली नहीं बताएगी कि उनके साथ कोई और था कि नहीं, एक दो लोग जो भी थे कि नहीं, ठीक है। तो ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी वाली लाइन। एंड हेड्स स्ट्रेट, वो तरीके से क्या करते हैं, ही रिस्क हिज लाइफ एंड हेड्स स्ट्रेट इनटू द क्लाउड, वो स्टॉर्म के अंदर घुस जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, हर चीज में अंधेरा अंधेरा हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा होता। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उनके हाथ से प्लेन का कंट्रोल खोने लगता है, वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा मेरा बच्चा कि क्या होता है जब वो एक डार्क क्लाउड के अंदर घुस जाता है। When he lost all the hope, जब उन्हें लगता है अब मैं बचने वाला नहीं हूं भाई, अब तो सब खत्म ही है। He sees another plane flying next to him, जैसे वो देखते हैं कि एक और प्लेन उनके बराबर में उड़ता हुआ जा रहा है। Through the storm, the anonymous pilot guided them आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स। एक एनोनिमस बोलते हैं अनजाने को, जिसको जानते नहीं थे, एक बेनाम जिसका कोई नाम नहीं था, उन्हें नहीं पता था उसके बारे में, वो पायलट ना उनको इशारा करता है कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर क्या होता है, द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स, वो स्टॉर्म में से उनको बाहर निकाल के ले जाता है और गायब हो जाता है। आफ्टर लैंडिंग, जब लैंडिंग हो जाती है प्लेन की, पायलट क्या करता है, द पायलट आस्क अबाउट द अदर प्लान्स पायलट, वो क्या करते हैं, जो पायलट जाता है फ्रेडरिक फॉर्सिथ एकदम से रिसेप्शन में जाता है, सुनिए वो जो दूसरे पायलट थे, वो जो ब्लैक एरोप्लेन में थे, वो कौन थे, कहां मिलेंगे वो कहते हैं सर आपका क्या थोड़ा सा दिमाग खराब है, आज तो किसी और की फ्लाइट ही नहीं थी। Oh my God! He is left in shock to know that there was no plane in the sky except his. उन्हें पता चलता है उस दिन आकाश में कोई और प्लेन था ही नहीं, सिर्फ उन्हीं का था। अब वो दूसरा पायलट कौन था? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम सीधा सा बोलोगे कि वो कुछ भी नहीं था, दैट वॉज हिज इमेजिनेशन। वो उनकी क्या थी, सिर्फ एक कल्पना थी, एक इमेजिनेशन थी। तो तुम्हें यही मानते हुए चलना है और कुछ मत लिखते हुए आ जाना कि नहीं वो तो आसमान में से कोई दूत आया था उनको बचाने के लिए और कुछ और एलियन आ गया, ऐसा कुछ मत लिख देना। दैट वॉज ऑल हिज इमेजिनेशन, हिज होप या हिज पॉजिटिविटी दैट केप्ट हिम कूल, इस तरह से कहते हुए आपको आंसर आगे अपना लिख देना, ठीक है। तो ये थी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन की। तो दोस्तों बड़ी मजेदार सी कहानियां थी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द डायरी ऑफ एनी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स की मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आपको क्या करना है, डियर सर चैनल पे जाना, ये रही प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट अलग से सेट करके दे रखी है। ये रही क्लास 10th इंग्लिश
फर्स्ट स्लाइड 25-26। इस पे जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स के सेपरेट वीडियोस यहां पे मिल जाएंगे। तो अगर कोई सा चैप्टर सेपरेटली देखना चाहते हो, यहां देख सकते हो, तुम्हारे भाई ने बना रखा है, डायरेक्ट यहां पे सर्च कर सकते हो, यहां पे सर्च कर लेना चैप्टर का नाम बाय डियर सर, वो सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत प्यारा चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर की कहानी? भाई एनी फ्रैंक नाम की एक 13 साल की यहूदी लड़की है। ये रही हमारी एनी फ्रैंक, 13 ईयर ओल्ड है, जूइश लड़की है। जूइश कौन होता है? तुम लोग तो इतने मासूम हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये जूइश क्या है, धर्म क्या है। भाई ये यहूदी लड़की है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हुए हैं जो अपने खुद के फायदे के लिए तुमसे कहेंगे कि भाई ये इस कास्ट का है तो इसको मार दो, ये इस धर्म का है इसको मार दो, ये इस शहर का है तो इसको मार दो। वो सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा एक राक्षस था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। मैं खुल के इसलिए उसको राक्षस कह रहा हूं क्योंकि उस इंसान ने, कहा जाता है कि 1 करोड़ लोगों को मरवा दिया था, क्योंकि वो सिर्फ यहूदी थे। कोई भी इंसान सिर्फ धर्म की वजह से बुरा या अच्छा नहीं हो जाता है। ना ही वो अच्छा है कि भाई वो इस धर्म से तो अच्छा ही है, नहीं, या वो इस जाति से तो अच्छा ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या वो इस धर्म या जाति से तो बुरा है, 100% बुरा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने लोगों से कहा कि यहूदियों को मार दो, और उन्हीं यहूदी बच्चियों में से, लोगों में से एक बच्ची थी बेचारी हमारी एनी फ्रैंक। अब एनी फ्रैंक को उसने डायरेक्टली तो नहीं मारा था, लेकिन कैद में थी, ये छुपती फिर रही थी, फिर पकड़ी गई थी बच्ची, इसके फैमिली पकड़ी गई थी, और बाद में उसी दौरान इसकी मौत हो जाती है। तो मासूम सी बच्ची हमारी एनी फ्रैंक, जिसके फादर बाद में जब घर जाते हैं तो इसका सामान देखते हैं, वहां इसकी डायरी उन्हें मिलती है। यार अपनी बच्ची की डायरी देख रहे हैं, और डायरी में देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को ना जिंदा रखूंगा, मैं उसकी सोच को जिंदा रखूंगा। वो इस डायरी को पब्लिश करवाते हैं, और फिर वो जो डायरी पब्लिश होती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली किताबों में वो शुमार होती है। सोच के तो देखो, क्या वो इंसान कोई धर्म का इंसान है? वो सिर्फ एक फादर है, वो कोई यहूदी नहीं है, वो कोई और धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं, वो सिर्फ एक फादर है जो देख रहा है कि मेरी बच्ची ने एक डायरी लिखी है, तुमने उसकी बच्ची को मार दिया। तो ये कहानी है उस एनी फ्रैंक की, उस फादर की, जिस फादर ने अपनी बच्ची को जिंदा रखा उसकी डायरी, उसके विचारों के तहत। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं एनी फ्रैंक से, दैट्स व्हाई आई लव एनी फ्रैंक। आ जाओ भाई, ये बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलती है, बहुत विटी है। विटी बोलते हैं जो हाजिर जवाब होता है, वो एकदम से सवाल करोगे कुछ बोल देगा। तो ऐसी प्यारी सी हमारी ये एनी फ्रैंक है, मैच्योर भी है लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत है, और लेकिन अपने आप को लोनली महसूस करती है, इसको अकेलापन महसूस होता है। क्यों होता है, सारी चीजें देखेंगे। एक और कैरेक्टर इसके अंदर यह है मिस्टर कीजिंग, इसके मैथमेटिक्स टीचर काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि हर वक्त बस मारते ही रहते हैं। मैथ्स टीचर है, बिकम्स जोवियल, बाद में बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो जाते हैं, उसके साथ फ्रैंक हो जाते हैं, एनी फ्रैंक के साथ। ठीक है, इनकी ये पूरी कहानी आप जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले वही दोबारा से कहूंगा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो तुम्हें पता होने चाहिए इस मजेदार सी कहानी से रिलेटेड। चैटरबॉक्स बोलते हैं टॉकेटिव को, बहुत ज्यादा बोलने वाले को। इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जो कि चेंज नहीं हो सकता, जिसे सुधारा ना, जैसे कि इनकॉरिजिबल। विटी का मतलब मैंने बता दिया। म्यूजिक्स का मतलब होता है आइडियाज, आपके विचार। ठीक है, ओल्ड फौजी का मतलब ओल्ड फैशन जो हो गया उसको बोलेंगे। इनहेरिटेड, जो कि आपको खानदान से मिलते हैं, आपके खून में होती है कोई चीज या विरासत में होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। और क्वैकिंग का मतलब होता है कांपते हुए, शेकिंग, ऐसे ऐसे टांगे जो कांप रही होती है ना, उसको बोलते हैं। आ जाओ जल्दी से इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी of a 13-year-old Jewish girl named Annie Frank। ये एनी की पर्सनल डायरी का एक्सर्प्ट लिया गया, यानी उससे काट के लिया गया है। उसके फादर ने पब्लिश कराई थी, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उस डायरी का ये हिस्सा है। She has loving parents, उसके लविंग पेरेंट्स हैं, a 16-year-old sister, एक बड़ी बहन है 16 साल की, and about 30 people, और 30 लोग और भी उसके परिवार में, whom she calls her friends, जिनको वो दोस्त कह सकती है, उसके रिश्तेदार, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स। बट she does not have a true friend, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। That's why she feels lonely, so she starts writing her feelings in a diary। so उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। She calls it Kitty। वो उसको क्या बुलाती थी मेरा बच्चा? किटी बुलाती थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनी की डायरी का नाम क्या है, तो क्या बोले, सब एक साथ लिखो किटी, याद रह जाएगा। यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, याद रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। She thinks, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्यारी लाइन, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। ऐसा कौन सोचता है? एनी फ्रैंक के पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ऐसा वो क्यों सोचती है, आओ देखते हैं। As she can write anything on paper, वो पेपर पे कुछ भी लिख सकती है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है सुनने का, लोग आपको सुन नहीं सकते हैं, आपकी बातों को वो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं।
कह देंगे, ना पेशेंस है ना आपकी बातों का वो सीक्रेट रख सकते हैं उस, तो इसलिए वो पेपर को क्या कहती है कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एज वेल, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। एनी स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। अब क्या करती है यानी कि डायरी की जो शुरुआत होती है ना उसमें पहले वो अपने बारे में बताती है ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सके, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि वो अपने बारे में क्यों बताते तो बता देना, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, ओके, ऑफ हर लाइफ, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड हर थॉट्स इजीली, के रीडर जो पढ़ने वाला है वो आसानी से उसको समझ सके। देन शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, और अब एक डायरी का एक हिस्सा होगी जिसमें बैकग्राउंड बताया गया है कि वो कैसे अपने ग्रैंड मदर से भी कनेक्टेड थी, ग्रैंड मदर से उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था। एनी अपनी ग्रैंड मां से बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत कनेक्टेड है। इसका सबूत हमें यहां से मिलता है कि जब वो अपना बैकग्राउंड बता रही होती है तो उसमें वो ये भी शेयर करती है कि वो ग्रैंड मां से बहुत प्यार करती है, और जब उसकी ग्रैंड मां जब 1941 के समर में बीमार पड़ती हैं, 1941 के समर में बीमार पड़ने के बाद, और फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1942 को, तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। और जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो एक कैंडल ग्रैंड मां का भी जलाया जाता है, लिट अ कैंडल ऑन हर बर्थडे। साथ में वो एक और व्यक्ति से बहुत प्यार करती है। वो कौन होते हैं? उसकी हेड मिस्ट्रेस होती है मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर, जिनका नाम होता है मिसेस क्यूपरस। वो उनके बारे में भी जिक्र करती है कि जब वो दोनों जा रहे होते तो वो लोग रो रहे होते, वो उसकी हेड मिस्ट्रेस भी और वो भी, जब वो स्कूल छोड़ के फिर जा रही होती 6th ग्रेड में। सो ये सारी बातों का जिक्र कौन करती है? हमारी एनी फ्रैंक। आइए देखते हैं उसके बाद क्या कहती है आगे। अब ना सीन बदल जाता है, उसने अपना बैकग्राउंड दे दिया कि उसकी फैमिली में कौन है, किन किन से वो बहुत प्यार करती है। आगे वो बोलती है प्रेजेंट डे पे, नाउ कम्स टू द प्रेजेंट डे। अब प्रेजेंट डे की बात होती है, प्रेजेंट डे जो अभी चल रहा है। अब क्या चल रहा है? इट इज अ रिजल्ट डे। ये रिजल्ट डे है भाई, उसकी क्लास में रिजल्ट डे है। When entire class is quacking in its boots, quacking का मतलब ने क्या देखा था? कांप रहे थे, ठीक है, in its boots उसके, and boys are even making bets। वो बता दी कि क्लास में ना सब लोग की ना कांपे टांग, I mean टांगे कांप रही हैं, और जो बॉयज हैं, जो क्लास के लड़के, वो तो शर्तें लगा रहे हैं, देख 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 इतने नंबर आएंगे तो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स एंड इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हरसेल्फ एंड हर फीमेल फ्रेंड्स, या फिर हर गर्लफ्रेंड्स वर्ड यूज हुआ है टेक्स्ट के अंदर। तो वो कहती कि एनी अपने बारे में बताती कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, क्लास के लड़के ना उनकी तो टांगे कांप रही हैं और वो बैट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड्स के बर्थडे कह रहा हूं, रिजल्ट्स को लेके मैं बड़ी क्लियर हूं कि हम तो पास हो जाएंगे। एक्सेप्ट शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथमेटिक्स, बस उसे थोड़ा मैथ्स में डाउट है। उसे लगता है कि मैथ्स में थोड़ा मेरा मामला नरम दरम है, बाकी में तो मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगी। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर। उसकी सबसे अच्छी इक्वेशन बनती है, मतलब इक्वेशन का मतलब बनना। उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच होती है, बट उसके जो मैथ्स के टीचर है ना, उनसे उसकी नहीं बनती। मैथ्स के टीचर कौन? मिस्टर कीजिंग। कैसे हैं? स्ट्रिक्ट है, याद आ गया? हाँ जी, मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग, हु इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर टॉकिंग हैबिट, जो कि कॉन्स्टेंटली अनॉयड मतलब नाराज रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर टॉकिंग हैबिट्स, के वो बहुत बात करती है, वो बार बार कहते रहते हैं अरे लड़की चुप क्यों नहीं होती है। He starts giving her punishment in the form of essays on weird topics। वो उसको ना फिर पनिशमेंट के तौर पे ना weird topics पे ऐसे लिखने को कह देते हैं कि जाओ इस पे ऐसे लिख के दिखाओ, जैसे कि चैटर बॉक्स पे, क्योंकि वो बात करती थी ना, तो उसको कहा कि तुम चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाओ। To which she replied with full wit, और उसने पूरी विट के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ, हाजिर जवाबी के साथ उसने रिप्लाई किया, यानी ऐसे लिख दिया। She writes a 3-page essay, उसने 3 पेज का ऐसे लिखा। She writes a 3-page essay explaining that talking is a student's trait। अब एग्जाम का इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा बच्चा कैनी ने किस तरह का रिप्लाई किया था, क्या पनिशमेंट मिली थी, शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर तरह से पूछा जा सकता है। तो एने राइट्स आ 3-page essay explaining that talking is a student's trait। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि बात करना एक बच्चे की आदत होती है, उसकी पहचान होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स ट्रेट। एंड शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, और वो उसको उसकी मदर से मिला। इनहेरिट का मतलब कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो याद नहीं आ रहा, याद आ गया, याद आया, हाँ विरासत में मिला था मेरा बच्चा। इनहेरिटेड है कहां से? मदर से। एंड नॉट मच कुड बी डन, और इसका कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। मिस्टर कीजिंग असाइन हर अनदर एसे एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या था? जिससे सुधारा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी मैंडेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। सो एनए ने क्या लिखा फिर? एनए को दोबारा पनिशमेंट क्या मिली कि अब एक और ऐसे लिखो, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। एनए डिड इट अगेन, एनए ने फिर लिख डाला। ऑन द थर्ड टाइम ही गेव हर एन एसे ऑन क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, और तीसरी बार उसको क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इस टॉपिक पे ऐसे लिखा, जिस पे एनए ने क्या करा? एनए राइट्स अ पोएम ऑन इट। एनए ने इसके ऊपर एक पोएम लिख डाली। देख रहे हो इंटेलिजेंट क्यों थी, मैच्योर क्यों थी, ये सारे सबूत मिल रहे हैं। इंटेलिजेंट थी तभी ऐसे लिख पाती थी,
मैच्योर थी, तभी उसको ऐसा लगता था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ह्यूमरस भी थी, उसके अंदर लिखने की कला भी थी, दैट्स व्हाई शी वाज वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट। ये सारी चीजें हमें लिखनी है मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल में आ जाएगा। विच मेक्स होल क्लास लाफ। अब जो उसने पोएम लिखी ना, वो इतनी जबरदस्ती कि पूरी क्लास हंसने लगी, इंक्लूडिंग मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग भी साथ में हंसने लगे। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग। और उसके बाद उन्होंने उसको टोकना बंद कर दिया, बात करने पे डांटना बंद कर दिया। सो मेरा बच्चा, ये थी हमारी प्यारी सी गुड़िया एनी फ्रैंक। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये कोई चैप्टर नहीं है यार, ये तो हमारी कहानी, हमारे देश की कहानी है, भारत की कहानी है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब कि भारत की झलकियां, कि भारत के अंदर हमारे देश में कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर हैं, जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं, और क्या क्या ट्रेडिशंस हैं वहां के, उनके बारे में, जिसमें तीन चैप्टर या 3 पार्ट मैं कहूंगा इसके अंदर बताए गए हैं। जिसमें पहला है बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का नाम सुना है ना, गोवा सोचते क्या दिमाग में आता है, बीचेस दिमाग में आते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे बीच है, और क्या है वहां पे, पुर्तगाली वहां पे कल्चर है। पोर्तुगीज लोग पहले वहां रहते थे, पुर्तगाल से आए थे, उन्होंने वहां बसाया था, वहां बस गए थे, वो लोग वहां रहते थे, तो उनका कल्चर, उनके कल्चर में ना ब्रेड खाने का बड़ा कल्चर होता है उन लोगों का। यूरोप के अंदर ब्रेड काफी चलता है, तो ब्रेड खाने का बड़ा कल्चर था। तो वो ब्रेड जो बनाने वाले होते थे, जो बेकर होते थे, उन्हें बेकर कहते थे। तो गोवा के अंदर बेकर लोग बड़े पॉपुलर होते थे, और ब्रेड बड़ा पॉपुलर था। ब्रेड मेकिंग जो कल्चर था वो बड़ा पॉपुलर था। हर शादी ब्याह पार्टी के अंदर ब्रेड होती थी, और जो सबसे पॉपुलर ब्रेड थी उसका नाम था बोल, जो कि स्वीट ब्रेड होती थी। तो ये चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो मैं तुम्हें जनरल नॉलेज दे रहा हूं, यही तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, बेकर जो होते थे ना, उनके बारे में बताया गया कि कैसे बेकर वहां के कल्चर का हिस्सा थे। कैसे बेकर शाम को आते थे तो बच्चे आ जाते थे उनके पास, और उनसे जो ब्रेड खरीद के लेके जाते थे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि किस किस वक्त पे आते थे, क्या क्या लेके आते थे, मतलब ओवरऑल, ठीक है। आइए अब बड़ा प्रिसाइसली इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर, बड़ा आसान सा। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी अबाउट द बेकर्स। भाई किसकी स्टोरी है, बेकर्स की स्टोरी है, फ्रॉम गोवान कल्चर, गोवा का कल्चर यानी गोवान कल्चर के बारे में। When there was Portuguese rule in Goa, गोवा के अंदर पुर्तगालियों का जब राज था, आजादी से पहले ऑफ कोर्स, है ना, तो उसके बारे में बताया गया कि कल्चर कैसा था वहां पे ब्रेड मेकिंग का। द ऑथर टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। वो अपने बचपन के दिन के बारे में बताता है ऑथर। क्या बताता है, ड्यूरिंग दोस टाइम्स पीपल एट loaves ऑफ ब्रेड। उस टाइम पे ना लोग ब्रेड खाते थे। These were made in big furnaces, वो बड़ी भट्टियों में बने हुए होते थे, बनाया करते थे। The bakers are known as peddlers। बेकर्स को क्या कहा जाता था, पेडर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बेकर्स आर नोन एज, और फिल इन द ब्लैंक, और तुम्हें क्या बताना है, पेडर्स। एक बार लिख दो ना कमेंट में, एक साथ सब धर 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 लिख दो पेडर्स, ताकि याद रह जाए। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा, कि बताओ जो ये पैडर्स होते थे, जो बेकर्स होते थे, वो उनका चिल्ड्रन के साथ कैसा रिश्ता था, क्या बॉन्ड था। तो वो स्टूडेंट जो चिल्ड्रन होते थे उनके क्या होते थे, कंपेनियन होते थे, फ्रेंड्स होते थे। और क्या करते थे वो लोग, ही वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम दिन में 2 बार आता था, विद अ जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, और अपना ऐसे डंडा लेके आता था ठक ठक करते हुए, आओ आओ आया आया बेकर आया, आ जाओ ब्रेड वालो, ब्रेड ले लो, ब्रेड मीठा मीठा ब्रेड, आ जाओ बच्चों आ गया तुम्हारा, ऐसे करके। द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू दी सर्वेंट। जो सर्वेंट होते थे वहां के घरों के, जो नौकर होते थे, उनको वो ब्रेड दे दिए जाते थे। लव्स फॉर दी एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर दी चिल्ड्रन। ये जो ब्रेड के टाइप हैं, तो चूड़ीदार गोल गोल पत्ते वाले होते हैं, बच्चों के लिए होते थे, और बड़ों के लिए लव्स ऑफ ब्रेड होते थे, ठीक है। आ जाते हैं, और क्या है, ब्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन इन गोवा दैट टाइम। उस वक्त में ना ब्रेड इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। जैसे अभी हम शादियों में जाते हैं, आप लोग शादी में जाते हो, शादी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है, शाही पनीर होता ही होता है। पनीर के बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं रही। इस तरह से आजकल लोगों ने हुक्का चला दिया, हुक्का पीते हैं, हर शादी में हुक्का मिल जाता है, ऐसे करके। तो खाने पीने की आइटम में जो ब्रेड होता था वहां हर ओकेजन में होता था, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल। जो स्वीट ब्रेड मीठा ब्रेड था बोल, वो हमेशा होता था। द बेकर हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, कबाई। उनकी एक फ्रॉक टाइप की एक ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बच्चा, कि क्या है उनकी फ्रॉक का नाम, उनकी ड्रेस के नाम बेकर्स का, वो क्या होती थी, कबाई। कैसी होती थी वो, इट वाज अ सिंगल पीस फ्रॉक। एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी, दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि घुटनों तक की होती थी। ऐसी एक तरह की फ्रॉक होती थी जो कहां तक की, घुटनों तक की होती थी। प्रोबेबली, संभवतः, द ओरिजिनल बेकर्स नॉट एग्जिस्ट, बट देयर प्रोफेशन इज बी कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। अभी हो सकता है, अब पे आ गए, ये तो बचपन की बात होती, हो सकता है आज वो जो कबाई पहनने वाले जो बेकर्स थे, जो बेकरी वाले थे, वो ना हो, ब्रेड मेकर्स ना हो, लेकिन उनके जो संतानें हैं उन्होंने ये प्रोफेशन अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है।
दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के आखिर में वो लोग अपने बिल्स का कलेक्शन करते थे, मतलब उधार खाता चलता था ऐसा होता था। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज। वो ना उस टाइम पे भी ना प्रॉफिटेबल बिजनेस सब प्रॉस्परस होते थे। अच्छा, ये जो बेकर्स होते थे उनकी ना उसके बारे में बताया गया कि कैसे वो दिखते थे। तो काफी प्लम होते थे। कैसे होते थे? काफी प्लम होते थे। और कैसे होते थे? जैक फ्रूट, कटहल जैसे दिखते थे, मोटे तगड़े, क्योंकि भाई मीठी मीठी चीजें खुद भी खाते रहते थे। तू भी खा, केले भी लाओ, मैं भी खाऊंगा, अरे ब्रेड खाओ मीठे मीठे ऐसे। अरे हलवाई नहीं होता, हलवाई नहीं होता। हलवाई कैसा होता है? मोटा तगड़े होते हैं हलवाई। मैंने कोई पतला नहीं देखा कि कोई ऐसा सूखा हुआ आदमी है, हाँ जी मैं हलवाई हूं, ना ना। ओ भाई क्या लोगे यार, क्या रसगुल्ले खा ले, जलेबी खा ले यार, अरे इमरती तेरे लिए तो बनाइए यार, आ जाना इमरती खा ले, ऐसे करके होते हैं, है ना हलवाई। ज्यादा हो गया, माइंड मत करना, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेकर्स कुछ मोटे तगड़े ताजे होते थे, ठीक है, कबाई पहनते थे। बस इसमें और है ही क्या, सिंपल सा, बच्चों के साथ क्या रिलेशन था ये याद रखना है। कबाई ड्रेस वो पहनते थे और उनको पेडर्स कहा जाता था। और क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? तो तुम बोलोगे हाँ ये प्रॉस्परस थे, क्योंकि वो लोग प्रॉस्परस थे। और हमें लगता है कि आज भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा होगा, क्योंकि बेकिंग आज भी जो बिग फर्नेसेस है, आज भी जो बिग फर्नेसेस है ना मेरा बच्चा, वो पाई जाती हैं। आज भी बिग फर्नेसेस जो है वो आज भी आप देख सकते हैं कि फर्नेसेस हम देख सकते हैं कि गोवा के अंदर है। तो ये सबूत है कि आज भी उनके बच्चे प्रोफेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पार्ट जिसका नाम है कुर्ग या कॉर्ग जिसे बोल सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। पहले ये देखो तुम, ये कौन है? ये कुर्ग, ये भारत का एक हिस्सा है। कुर्ग या कॉर्ग में रहने वाले हैं, कॉर्गी हैं ये। और इनका जरा ध्यान से देखो क्या क्या इन्होंने पहना हुआ है। लंबी चौड़ी मूछें सी हैं और यहां पे कुछ बांध रखा है और एक हथियार भी लगाए हुए हैं। कौन होते हैं ये कुर्गी या कॉर्गी? आइए जानते हैं इनके बारे में। बहुत आसान है मेरा बच्चा, बहुत आसान है, आओ देखते हैं। कुर्ग इज अ स्टोरी अबाउट द कॉर्ग और कुर्ग और कोडागू। ये जो कुर्ग है ये क्या है, किसकी स्टोरी है, किसके बारे में है? कोडागूस के बारे में या कुर्गियों के बारे में। वो कौन होते हैं वो लोग? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। साउथ इंडिया में जाओगे, कर्नाटका जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर का नाम सुना है? बैंगलोर के पास ही एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहां की सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कहते हैं कुर्ग। द राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस। राइटर ने इसको क्या कहा कि जन्नत है यार, स्वर्ग है ये धरती पे। दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। मैंगलोर ये रहा, मैसूर ये रहा, इसके बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कुर्ग कहते हैं, जो कि बड़ा सुंदर है। राइटर कॉल्स इट अ हेवनली प्लेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइटर उसे हेवनली प्लेस क्यों कहता है, अभी पता चलेगा। आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ कॉर्ग आर ब्रेव। ये बहुत ब्रेव माने जाते हैं। दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। वो माने जाते हैं कि उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सारे ना या तो अरबिक या ग्रीक रहे होंगे। ऐसा क्यों माना जाता है उसकी भी एक लॉजिक है, द स्टोरी है। देयर इज अ फेमस स्टोरी दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक पार्ट था अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी थी, दे हैड टू सेटल हियर। उन्होंने क्या किया था, उन्हें यहां सेटल होना पड़ा था। एट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न। उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो रिटर्न यानी वापसी कर सके। ठीक है, सो दे मैरिड विद द लोकल्स। तो उन्होंने किससे क्या कर लिया, शादी कर ली। किससे? लोकल्स से शादी कर ली। मेरा बच्चा कोई भी सेंटेंस या कोई भी इस तरह की लाइन नहीं है जो तुम ना समझ पाओ। इन्हें तोड़ तोड़ के जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे तुम भी पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। देयर वाज अ स्टोरी, देयर इज अ फेमस स्टोरी। एक फेमस स्टोरी है दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी हैड टू पड़ा क्या, सेटल, हैड टू सेटल हियर। उनको सेटल होना पड़ा। सो दे मैरिड, उन्होंने मैरिड कर ली, क्या, शादी कर ली विद लोकल्स। किसके साथ? लोकल्स के साथ। सो दे मैरिड लोकल्स विद द लोकल्स एंड सेटल हियर। और वो यहां पे सेटल हो गए। द स्टोरी ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द खुफिया। और इस स्टोरी में दम भी लगता है, खींचती है, ड्रॉ करती है, खींचती है सपोर्ट सहारा। किससे? खुफिया से। खुफिया क्या होता है? बांधने का होता है। अ लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडागूज। एक लॉन्ग बेल्ट होती है जो कि हमने यहां पे देखी भी, ये रही ना, ये देखो, ये इन्होंने एक लॉन्ग बेल्ट बांध रखी है, ये रही, ये लॉन्ग बेल्ट जो कि अरब के लोग बांधते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि हाँ ये उन्हीं के पूर्वज हैं। ठीक है, हाँ, द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ब्स। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी। कॉर्गियों के बारे में बताया कौन होते हैं कॉर्गी। भाई बड़े ब्रेव होते हैं। और इनके डिसेंट्स कौन थे, कहां से ये आते हैं, कहां से इनका रिश्ता है, किसके वंशज हैं, ये भी पता चल रहा है। और ये भी देखा कि मैसूर और मैंगलोर के बीच का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हेवनली प्लेस माना गया है। ये सारी चीजें हमने इसमें आराम से देखी। अब देखते हैं, कॉर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। भाई बड़े आओ भगत वाले होते हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी कर दिखाते हैं। ठीक है, मेहमान नवाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी।
जो इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है जिसे कुर्ग रेजिमेंट कहते हैं, वो बहुत डेकोरेटेड है, उसे बड़ा हाईली रैंक किया जाता है। द फर्स्ट चीफ, इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में लिख के आना, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कॉर्गी। भाई ब्रेव थे तो फौज में तो गए होंगे ना, ऐसे लॉजिक लगा लो। तो जनरल कैरियप्पा इज द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के जो पहले जनरल थे वो कौन थे? कांगे जी हमारे, हाँ जी आगे निकल गए। तो वो कौन थे? वो एक कॉर्गी थे। जनरल कैरियप्पा वाज अ कॉर्गी, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इवन दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। बल्कि इनको यहां तक के अधिकार हासिल है, प्रिविलेज है कि ये फायर आर्म विदाउट लाइसेंस के भी रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के फायर आर्म। ठीक है, आ जाते हैं रिवर कावेरी। अब यहां तक बात खत्म हुई कॉर्गियों के बारे में। ठीक है, कॉर्गी कैसे होते हैं, क्या पहनते हैं, और वो किसके डिसेंट्स हैं, कुर्ग कहां है, ये यहां तक की कहानी थी। अब इसकी खूबसूरत क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड हेवनली प्लेस बाय द राइटर? कि राइटर ने इसको हेवनली प्लेस क्यों कहा है, अब उसके बारे में बताएंगे। भाई यहां क्या क्या, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कॉर्ग, कि भाई रिवर कावेरी कुर्ग से बहती है। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रेपेलिंग आर फेमस हियर। यहां पे सारी चीजें बड़ी फेमस है। रिवर राफ्टिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग, वो सारी चीजें जो कि आप लोग करना चाहते हो वो सब यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। बर्ड्स, बीज, मैकैक्स, लंगूर, मलाबार, स्क्वायरल्स एटसेट्रा कैच एवरीवन्स अटेंशन। वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है कि वहां में लंगूर है, बर्ड्स है, बीज है, ये सारी वहां की सुंदरता का हिस्सा है, अट्रैक्शन है। वन कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स वहां पे पहाड़ी है, वहां से एक पैनोरामिक व्यू, मतलब पूरा व्यू वहां से आपको नजर आ जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। निसर्गधामा एंड द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट व्हिच इज बायलाकुप्पे इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। तो आप यहां पे भी जा सकते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे कि कुर्ग की सुंदरता कैसी है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कुर्ग या कॉर्ग सुंदर क्यों है, क्या क्या वहां मिल सकता है, क्या क्या कर सकते हो, और दूसरा वहां के लोगों के वो कहां से आते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रेव होते हैं, जनरल कैरियप्पा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसी चैप्टर के, टी फ्रॉम असम। अरे चाय लाओ भाई, थोड़ी सी चाय पिला दो। कौन ऐसा नहीं है जो चाय नहीं पीता भाई आज के टाइम में? मैं नहीं पीता, आई एम अ कॉफी लवर। आ जाओ भाई, टी फ्रॉम असम। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, तो चाय की शुरुआत कहां से हुई थी? चाय वर्ड ही लगता है, चाय 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 चाइनीज वर्ड लगता है, तो हाँ जी चाइनीज से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राजवीर, एक होता है प्रिंजल। दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये जा रहे होते हैं कहां? अपने गांव में जा रहे होते हैं, जो कि असम में इनका गांव है। किसका गांव है वो? देखो प्रिंजल का गांव है। वो प्रिंजल अपने दोस्त को, राजवीर को, अपने गांव घुमाने लेके जा रहा है जहां पे चाय के बागान है। तो वो कैसे वहां पहुंचते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आओ जल्दी से देख लेते हैं। कुछ इसमें नया है क्या सर? कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। द टी फ्रॉम असम इज अ स्टोरी अबाउट द टी, इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। ये पूरी कहानी किसकी है? टी के बारे में। चाय की कहां डिस्कवरी हुई थी, कहां ये पैदा हुई थी। देयर आर टू फ्रेंड्स प्रिंजल एंड राजवीर हु आर सेट टू गो टू असम। इसमें से ज्यादातर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंजल्स होम टाउन, प्रिंजल का ये होम टाउन था, तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सीधी सी बात है। तुम कहां रहते हो? तुम दिल्ली में रहते हो, मैं तुमसे कोई इंडिया गेट दिखाने लेके चलो। पता है हम दिल्ली वाले क्या करते हैं? कोई इंडिया गेट पे होता है, हम कहते हैं चल इंडिया गेट, इंडिया गेट कोई घूमने की जगह है। लाल किला, मैं सच बता रहा हूं, लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में जो दिल्ली में पैदा हुए पले बड़े, वो खुद नहीं गए होंगे आज तक। वो इतना अंडर रेट करते हैं कि वो वहां नहीं गए होंगे। ऐसी जिसकी जो जगह होती, जो होम टाउन रहा होता है, जहां वो पैदा पला बड़ा होता है, उसके लिए वो चीज की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिसको बाहर से दिख रहा होता, कोई और प्रदेश का होता है या देश का, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाओ, तो फिर क्या होता है? Prinjal's hometown. As the train moved forward, Rajveer got excited to see the scenic beauty of the tea estates from the window. अब राजवीर तो देख के हैरान हो रहा है, ओए ट्रेन से हुए क्या चाय के बगान, हो क्या सुंदर है, कितने बढ़िया लग रहे हैं। वो एक्साइटेड हो रहा है वो सब देख के, सिनिक ब्यूटी देख के। राजवीर was very excited to see soft green paddy fields followed by tea bushes, but Prinjal remained calm. राजवीर तो जैसे ही वो देख रहा है कि ऐसे भरे भरे खेत हैं, बड़े बड़े टी लीव्स के बागान हैं, वो देख के वो तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, बट प्रिंजल स्टेड काम। प्रिंजल बहुत काम है। एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, फेमसली नॉन एज टी कंट्री। जो हम जानते भी कि टी कंट्री, चाय का जो देश है वो कौन सा है भाई? असम या दार्जिलिंग है। तुम लोग मुझे कभी बुलाओ ना असम वालों, क्यों नहीं बुलाते? जरा चाय पिलाओ असम में, मैं तुम्हारी साथ चाय जरूर पीऊंगा, तुम्हारे साथ जरूर पीऊंगा। बेस्ट चाय मेरे को पिलाओ। नहीं पिला सकते तो मुझे भेज दो चाय, मुझे डिलीवर करो, मुझे चाय पीनी है यार। अब तो मेरा भी मन हो गया। राजवीर टोल्ड प्रिंजल, राजवीर कौन है? जो कि एक्साइटेड हो रहा है सिनिक ब्यूटी को देख के, टी स्टेट्स को देख के। वो प्रिंजल से बताता है
देर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। वो कहता है टी के बारे में ना, चाय के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी तो यह है कि अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना एंड रीच यूरोप इन द 16th सेंचुरी। वो कहता है कि पहली बार जो किसी ने चाय पी थी चाइना में पी थी, उसके बाद यूरोप में भी वो पी जाने लगी, यूरोप में 16th सेंचुरी में चली गई, यानी 1500 ईस्वी के आसपास, वेयर इट वाज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। जहां पे इसका जो इस्तेमाल किया जाता था दवाई के तौर पे किया जाता था, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एक कहानी तो ये थी। राजवीर फर्दर टोल्ड, राजवीर फिर आगे बताते, देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कि बहुत सारी कहानी टी के बारे में। वन इज, एक है कि एक चाइनीज एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ। एक चाइनीज एम्परर था, राजा था, वो अपने लिए पानी गर्म कर रहा था। While the water was boiling, जब पानी उबलने के दौरान क्या होता है, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water, कि कुछ ना चाय की पत्तियां जो कि वहां से टहनी पे से लटक रही थी, वो ऐसे गिर गई उस पॉट के अंदर। इट इनहांस द टेस्ट ऑफ वाटर, इससे इनहांस हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो, सम लीव्स फेल फ्रॉम द टी, फ्रॉम द ट्विग्स, के बहुत कुछ जो पत्तियां थी वो ट्विग्स पे से नीचे गिर गई, और उससे क्या हो गया, इट इनहांसेस द टेस्ट ऑफ वाटर। मेरे साथ साथ सेम लाइन लिखो, इससे पानी का जो टेस्ट था वो इनहांस हो गया, मजेदार हो गया। एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी द टी लीव्स, और उन्हीं को टी लीव्स माना गया। दूसरी कहानी, द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC, 2700 BC में पहली बार ऐसा माना जाता है कि चाय का कंजम्पशन हुआ। एंड द वर्ड्स लाइक टी, चाय, चीनी, चाइनीज, ये सारे क्या है भाई, सीधी सी बात है, चाय 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 चाइनीज से ही लगते हैं ये सारे वर्ड। अनदर स्टोरी, अब एक और स्टोरी, हमने अभी एक स्टोरी देखी, अब दूसरी स्टोरी। अनदर स्टोरी इज दैट वंस बोधिधर्मा एन एंशिएंट मंक कट ऑफ हिज आईलिड्स। एक एंशिएंट मंक्स थे, अब उन्होंने क्या किया, मंक तो समझते पुराने मंक जो कि भिक्षु होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ना आंखों की पलकों को काट लिया। क्यों काट लिया, एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन में ऐसे बैठते थे तो उनको ना नींद आने लगती थी, तो उन्होंने सोचा कि ये पलके ही काट लेता हूं, ना रहेंगी पलके और ना मुझे नींद आएगी। इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं। तुम कर सकते हो ऐसा डेडिकेशन? नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, काट लोगे पलके, लाओ काटू, तुम्हारी तो है ही नहीं, आ जाओ। जिसकी पलके ही ना हो तो मतलब उसको, मतलब पलके होते हैं छोटी, उनकी बड़ी होंगी तो उन्होंने काट ली। आगे बढ़ जाते, भाई मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी पलके हैं तो मुझे तो काटनी पड़ेंगी, आ जाओ। फ्रॉम दोज आईलिड्स, उन पलकों में से टी प्लांट्स ग्रू आउट, उनमें से ही टी प्लांट्स क्या हो गया, ग्रो आउट हो गया, और उसी की सेकंड फॉर्म लगा दी, ग्रू आउट। तुम्हें भी ये लिखना है कि फ्रॉम दोज आईलिड्स टी प्लांट्स ग्रू आउट। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द मरियानी जंक्शन, मरियानी जंक्शन पे ट्रेन वहां पे रुकी। प्रेंजल्स फादर ड्रोव देम टू द देखियाबरी टी प्लांटेशन, बच्चों को रिसीव करने प्रेंजल के मम्मी पापा वहां पे आए हुए थे, उन्होंने गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेके आगे बढ़े। दे सॉ मेनी टी प्लकर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। अब उन्होंने क्या देखा, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ो, तुम्हें भी बहुत आसान लगेगा। उन्होंने क्या देखा, दे सॉ, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट था मेन वर्ब की साइड में। उन्होंने देखा मेनी टी प्लकर्स, बहुत सारे टी, प्लक करने, प्लक मतलब होता है तोड़ना, फूल को तोड़ लेना, ऐसे यहां पे टी प्लांट्स को तोड़ लेना, टी लीव्स को इनफैक्ट तोड़ लेना। तो वो अपने बैम्बू पे क्या कैरी कर रहे थे, कैरी कर रहे थे बैम्बू। बैम्बू होती है ना वो प्यारी प्यारी सी, वो लाइक प्यारे प्यारे से जो लोग होते हैं जो अपने यहाँ पे बैम्बू लगाए हुए होते हैं, ऐसे वो एक टोकरी सी होती है, कैरी बैम्बू बास्केट्स, बैम्बू की बनी हुई टोकरी होती है, उसके अंदर वो क्या डाल रहे होते हैं अपने बैग पे, प्लक फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स, जो अभी अभी उगी थी वो वाली टी लीव्स उसमें डाल रहे थे। तुमने देखे होंगे इस तरह के, वो हमारी बहनें माताएं होती हैं, वो अपने बैग पे डाल रहे होते हैं। मैं जानता हूं तुम समझ रहे होगे कि मेरे मुंह से क्या निकलने वाला, मैं उन्हें माताएं बहनें ही कहना चाह रहा था, ठीक है, हाँ मुंह से लड़की निकलने वाला था, समझ गया, तुम लोग कहां मुझे पकड़ोगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी माताएं बहनें ऐसे, हमने ज्यादातर देखा है कि वो लोग अपने बैम्बू का एक बास्केट होता है और उसमें टी लीव्स डाल रही होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, अब प्रेंजल तो ठहरा चालाक आदमी, बस लग गया ना दोस्त के फादर और मदर को इंप्रेस करने के लिए, इंप्रेशन झड़वाने के लिए लग गया अपनी दोस्त की काट करने। अरे अंकल मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहता है, प्रेंजल्स फादर गॉट इंप्रेस्ड बाय राजीव्स नॉलेज व्हेन राजवीर टोल्ड। राजवीर क्या कहता है, इट वॉज द सेकंड स्प्राउटिंग सीजन। अंकल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेकंड स्प्राउटेड सीजन है ना अभी इस बार का। शाबाश बेटा शाबाश, कितनी शानदार नॉलेज है तुम्हारी, बस कर दिया दोस्त के साथ, कर दिया। यही तो करते हो तुम लोग, है ना, अपने दोस्त की कच्ची करने में लगे हुए रहते हो कि हाँ इसको नहीं, देखो मैं कितना अच्छा हूं अंकल, है
तुम्हारे पापा से पूछो फिर जाके। तो इस तरह से राजवीर की नॉलेज से अंकल खुश हो जाते हैं। ये टोटल कहानी थी टी फ्रॉम आसाम की। बहुत प्यारा चैप्टर था, इसमें कुछ भी नहीं था। राजवीर प्रंजल है, प्रंजल के गांव जा रहे हैं जो कि असम में है। साथ में वो स्टोरी बताता है कि टी की डिस्कवरी कहां से हुई थी। दो मेनली कहानी है कि कैसे टी लीव्स उगी थी। एक तो था कि वो ट्विग्स से गिर गई थी लीव्स, दूसरी था कि आईलिड तोड़ के रखी थी, उसमें से ग्रो आउट हो गया था। तीसरा बस आ जाता है फिर जब वो उसके पेरेंट्स उसको लेने जाते हैं, रास्ते में वो चीजें देखता है। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। 2-3 बार इसको पढ़ लेना बस मेरे कहने से। अभी क्या, अभी बैठ के पढ़ लोगे ना, ऐसे नजर मार लोगे। पीडीएफ तो तुम पे है ही ना, अभी ऐसे नजर मार लोगे तुम्हें याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा देगा इस चैप्टर को पढ़ने में। जानते हो क्यों? एक ना ऑटर होता है जिसे हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं, एक जानवर होता है। ठीक है, एक जानवर होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब इस ऑटर का नाम होता है मैक्सवेल्स ऑटर। मैक्सवेल का ऑटर, हाँ, इसकी प्रजाति का नाम है मैक्सवेल्स ऑटर। ये कौन सी प्रजाति होती है ऑटर की? ये कौन सी प्रजाति, क्यों है इसका नाम मैक्सवेल का ऑटर? जानते हो क्यों? क्योंकि इसका नाम रखा गया, एक नेचुरलिस्ट थे। कौन थे? गेविन मैक्सवेल। नेचुरलिस्ट किन्हें कहते हैं? जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। तो गेविन मैक्सवेल नाम के एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने एक ऑटर पाला। तो उसको पालने की वजह से, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक उस ऑटर को पाला था, उस नस्ल के ऑटर को पाला था, तो उनके नाम पे ही उसकी नस्ल, उसकी ब्रीड रख दी गई कि मैक्सवेल्स का ऑटर है, कि वो उससे इतना प्यार करते थे। देख रहे हो? तो ये कहानी उसी ऑटर की है, मैक्सवेल के ऑटर की। तो क्या था, कैसे उन्होंने पाला, क्या हालात रहे, कैसा वो ऑटर है, वो सब कुछ इसमें हमें जानने को मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? ये कहानी लिखी किसने? गेविन मैक्सवेल ने खुद बताई है ये कहानी, कि कैसे वो एक ऑटर को पालते हैं। आइए देख लेते हैं ना, बहुत मजेदार कहानी। तुम्हें मजा ना आ जाए तो कहना। भाई द स्टोरी स्टार्ट्स विद द ऑथर ट्रेवलिंग टू बसरा। बसरा इराक के अंदर है। तो ऑथर कहां से जा रहा है? यूरोप से, लंदन से जा रहा है। कहां पे? इराक जा रहा है। पुरानी बात है। कहां क्यों जा रहा है? अलोंग विद हिज फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के साथ, टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर ए मेल फ्रॉम यूरोप। कि एक मेल का जवाब लेने जा रहा है यूरोप से, क्या कहते हैं, यूरोप से जा रहा है एक मेल का जवाब लेने बसरा में। पहले क्या होता था, इंटरनेट तो था नहीं, अब तो मेल ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे मेल रिसीव होता था, तो वहां जाते थे, पता करते भाई मेरा मेल आया कि नहीं। यही जानने के लिए क्या जा रहा है, कहां जा रहा है? हमारा जो राइटर है गेविन मैक्सवेल साहब है, वो कहां जा रहा है? इराक जा रहे हैं। बरखुदार फिर क्या होता है? ड्यूरिंग दैट ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालना। तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं ना एक ऑटर पालना चाहता हूं। क्यों पालना चाहता हूं? क्योंकि उनका एक पेट था जिसका नाम जेनी था, जो कि मर गया था। एक कुत्ता था, वो मर गया था। तो आफ्टर लूजिंग हिज पेट डॉग, उन्होंने कहा मुझे बहुत अलग, अकेला फील हो रहा है, लोनली फील कर रहा हूं, तो मैं एक ऑटर पालना चाहता हूं। व्हेन दे रीच्ड द डेस्टिनेशन, जब वो डेस्टिनेशन पहुंचे, रीच किया उन्होंने, दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट ओनली द फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। उन्होंने देखा कि सिर्फ फ्रेंड का ही मेल आया हुआ था, जो उनके साथ जा रहे थे, उनका नहीं आया तब तक। His friend left, और दोस्त ने धोखा दे दिया, चले गए। धोखा नहीं दिया, वो अपना मेल लेकर चले गए। एंड ऑथर हैड टू वेट फॉर 5 days। इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने मार्क किया हुआ येलो कलर से। ऑथर को 5 दिन और इंतजार करना पड़ा। अपॉन रिसीविंग, अपॉन का मतलब होता है कि होने पर, कोई काम होने पर। तो अपॉन रिसीविंग हिज मेल, जब उन्होंने अपना मेल रिसीव कर लिया, ही वेंट टू हिज रूम, वो अपने रूम में गए। एंड फाउंड एन ऑटर अकंपनीड बाय 2 अरब्स। वहां उन्होंने देखा कि एक ऑटर, एक ऐसे पैक हुआ एक ऑटर है, और 2 अरबी लोग वहां पे आए हुए हैं वो ऑटर देने के लिए, विद अ नोट। और एक नोट भी है उसके अंदर। अब इराक में कौन लोग होंगे? अरबी लोग तो रहते हैं वहां पे। ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ? एक नोट मिलता है, पर्चा मिलता है। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। वो उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। हाय, ऐसे दोस्त हमें भी मिल जाए, हम भी कहेंगे भाई हमें एक आईफोन लेने की तमन्ना हो रही है, ले नहीं पा रहे, और फिर वो छोड़ के चले जाए कमरे में एक आईफोन, और मैं देखो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, ऐसे करके कुछ हो ना। ठीक है, ही ने जोक सपाट आ गया। ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल। और उन्होंने फिर उसका नाम क्या रखा? मिजबिल नाम रखा। किसने रखा? गेविन मैक्सवेल साहब ने। ही वॉज फुल्ली कवर्ड विद मड एंड टुक अ मंथ ऑफ क्लीनिंग। वो पूरा मिट्टी से लिपटा हुआ था, 1 महीना लगभग लग गया उसको साफ करने में। एंड वॉशिंग टू रिवील हिज एक्चुअल कलर। उसका एक्चुअल कलर निकलने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। मिज टुक सम टाइम टू ओपन अप। मिज को थोड़ा समय लगा खुलने के लिए, वो डरा रहता था। एंड गेट एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब क्या होता है? किसी से जान पहचान होना, एक्वेंटेंस होना, एक्वेंटेड होना, समझ गए? ठीक है, एक्वेंटेंस मतलब जिससे जान पहचान है, नोन पर्सन है। एक्वेंटेड होना, जान पहचान हो जाना। ठीक है, एंड गेट एक्वेंटेड, और आपस में जान पहचान होने में कितना समय लग गया? थोड़ा समय लगा। विद हिज सराउंडिंग्स। ऑन द फर्स्ट नाइट, पहली रात को क्या हुआ? अब ऑटर को तो लिया आए थे, गिफ्ट हो गया था, 1 महीना तो उसको सफाई में लग गया। अब पहली रात को क्या हुआ था ये बता रहे हैं। फर्स्ट नाइट ही वॉज अलूफ। अलूफ मतलब अलोन, लोनली, अकेला था। ही वॉज अकेला था एंड इंडिफरेंट। स्लेप्ट ऑन द फ्लोर अवे फ्रॉम द बेड। उसको ना मतलब नहीं था ऑटर उससे, गेविन मैक्सवेल साहब से, वो ना थोड़ा दूर दूर ही रह रहा था। और उन्हें क्या करा? वो कहां सोया? फ्लोर अवे फ्रॉम द बेड, बेड से दूर सोया। द सेकेंड नाइट, जब दूसरी नाइट आई,
केम ऑन टू बेड, सेकेंड नाइट को बेड पर आके सोया। मिज लव्ड प्लेइंग विद वाटर, मिज को ना पानी से खेलने का बड़ा शौक था। क्या करता था, टंकी को ऐसे टैप को ऑन कर देता था और स्प्लैश करता था। जब तक पूरी टंकी भर नहीं जाती थी, पानी मतलब निकल नहीं जाता था टंकी का सारा, वो तब तक टैप को खुला छोड़ देता था, बिल्कुल पानी खत्म कर देता था। He had learned to open the tap। ये इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा बच्चा कि मिजबिल को पानी से खेलने का क्या शौक था कि नहीं था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसने सीख लिया था कि कैसे टैप को ऑन करना होता है, ओपन करना होता है। He splashed and squished, स्प्लैश ऐसे छपकियां मारना, ऐसे उड़ाना पानी को, स्प्लैश एंड स्क्विश। मेरे बच्चा कमेंट में लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, he splashed and squished दी वाटर टिल द लास्ट ड्रॉप। जब तक एक कतरा नहीं खत्म हो जाता था ना टंकी के अंदर, वो ऐसा करता ही रहता था, खेलता रहता था। द नरेटर डिसाइडेड, नरेटर ने फैसला किया टू गो बैक टू लंदन, वापस लंदन जाने का। अब क्या हुआ, एंड बुक्ड अ फ्लाइट विद अ कंडीशन। अब क्या हो रहा था कि कोई भी फ्लाइट बुक नहीं कर रहा था, कि पेट को अलाउ नहीं कर रहा था। बहुत सारी फ्लाइट ने तो मना कर दिया था, लेकिन एक फ्लाइट ने कंफर्म किया, कह दिया कि ठीक है, दे एग्री कि हाँ भाई हाँ, यू विल बी अलाउड टू हैव योर पेट विद यू, कि आपका पेट आप ले सकते हो। लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, किस शर्त के साथ? शर्त ये थी कि मिज हैड टू बी कवर्ड इन अ बॉक्स, कि आपको ना उसे एक बॉक्स में कवर करके रखना होगा अपने पेट को। इस शर्त पे द पेट मिज, ही पुट मिज इन अ बॉक्स एंड लेफ्ट फॉर अ मील। अब क्या हुआ, वो एक बॉक्स में रख देता है अब मिज को, और खुद क्या करने चला जाता है, वो मील लेने, अपना खाना खाने चला जाता है। बिफोर 1 hour ऑफ द फ्लाइट, 1 घंटा फ्लाइट से पहले। व्हेन ही केम बैक, वापस आता है, गेविन मैक्सवेल साहब वापस आते तो देखते हैं, ही फाउंड, वो पाते हैं दैट द बॉक्स वाज स्टिल, कि बॉक्स तो ऐसे स्टिल है, ठहरा हुआ है। एंड मिज हैड क्रिएटेड अ मेस, लेकिन मिज ने ना कुछ गंद फैला दिया है, कुछ गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ी कर दी है। बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग, उसने ऊपर की इनर लाइनिंग काट दी, चूहे जैसा ही तो होता है ना वो भी, ठीक है, इनर लाइनिंग काट दी। ब्लड वॉज ड्रिपिंग आउट, टप 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 ऐसे ब्लड ना नीचे गिर रहा था, ड्रिपिंग आउट ऑफ द बॉक्स, होल्स में से ब्लड निकल रहा था। ही ओपन द बॉक्स एंड मिज कॉट एट हिज लेग, जैसे उसने एकदम भागता हो गया, हाँ मिज, और जैसे एकदम खोला ना डब्बा, ऐसे बॉक्स खोला, उसमें से मिज भागता हुआ ऐसे करके आ गया होगा, पैरों में आ गया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ऊद बिलाव की आवाज कैसे निकलती है, मैंने तो ना चाहते भी एक पपी की आवाज निकाल दी यार। ठीक है, तुम मैनेज कर लेना यार। ठीक है, आ जाओ। देयर वर ओनली 10 minutes लेफ्ट, और उसने टाइम देखा, सिर्फ 10 मिनट बचे फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। ही क्लीन्ड इट ऑल एंड मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम। उन्हें सब कुछ साफ किया, टुक, 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 और जल्दी से किसी तरह वहां पे पहुंच गया। दिल्ली आओ कभी 10 मिनट पहले। अगर तुम 1 घंटा पहले भी पहुंच जाओगे तो भी फ्लाइट नहीं मिलती भाई, कम से कम 1.5-2 घंटा पहले पहुंचो। हमारे यहां तो यही चलता है। आ जाओ। गेविन फाउंड दी एयर होस्टेस वेरी काइंड। एयर होस्टेस उसको, गेविन को बहुत अच्छी लगी, बहुत काइंड लगी। क्यों लगी, अब उसका रीजन सुनो। एंड जनरस एज शी एडवाइज हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। तो एयर होस्टेस ने कहा, गेविन साहब आप इस बॉक्स को अपनी गोद में रख लें। हाँ जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पेट अपनी गोद में रख के बैठ जाएं। फिर क्या होता है, एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स द ऑटर लीप्ड आउट। जैसे लीप्ड आउट, बच्चा कमेंट में लिख डालो। ऑटर ने क्या किया, लीप्ड आउट होकर निकल के बाहर आ गया जैसे ही उसने बॉक्स को ओपन किया। डिसअपियर्ड क्रिएटिंग अ केओस। और जैसे वह सरदार जी भी बैठे थे और भी पैसेंजर से, फेलो पैसेंजर से, वो जैसे ही वो ऑटर निकल गया, ऑटर को क्या हो गया, तुसी की ले आए यार, कौन सा जानवर फ्लाइट में चले आए भैया, अरे क्या आ गया, क्या, सब डर गए, केओस हो गया और ऑटर भाग गया वहां से, और फ्लाइट में सब उछल पड़े भाई, उछल पड़े। फिर कहा, द काइंड एयर होस्टेस हैड द ऑथर अगेन। और काइंड एयर होस्टेस, दोबारा से एयर होस्टेस आई। अब एग्जाम में सवाल आएगा कि व्हाई गेविन मैक्सवेल कॉल्ड एयर होस्टेस वेरी काइंड, और जनरस क्यों कहा है तो बता देना भाई। उन्हें 2 बार हेल्प करी, पहले तो उसको गोदी में रखने में हेल्प करी, उसके साथ कोऑर्डिनेट करा, कोऑपरेट किया, ठीक है, और बाद में हेल्प ये करी कि बाय ब्रिंगिंग मिज बैक टू हिम। जब ऐसे उसने लीप्ड आउट कर दिया था और मिज भाग गया था, क्योस हो गया था, तब भी वो वापस से पकड़ के लाके उन्होंने दिया था एयर होस्टेस ने। फाइनली दे रीच लंदन, फाइनली लंदन पहुंच जाते हैं। मिज लव्ड प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स। मिज को बड़ा शौक होता है, मजा आता है पिंग पोंग बॉल्स खेलने में, और किस से, मार्बल से खेलने में, रबर फ्रूट से खेलने में, एंड टेरापिन। और उन्होंने अपना खुद का गेम भी बनाया। ये एग्जाम की लाइन से, लॉन्ग आंसर से, घोल के पी जाओ, उगल के आ जाना, कि मिज को क्या क्या खेलने का शौक है। What kind of games Midge love to play? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें इसका आंसर ये लिखना होगा कि उसको किस किस का शौक है। पिंग पोंग बॉल्स लिखो मेरे साथ साथ कमेंट में, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट, टेरापिन, और क्या था, हाँ सारे करा दिए, फ्रूट रह गया था, अच्छा हाँ रबर फ्रूट रह गया था, एंड टेरापिन, ठीक है। और उसने अपना एक गेम भी बनाया था, किससे बनाया था, एक ओल्ड सूटकेस से। द ऑथर्स का डैमेज सूटकेस था। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, जैसे मिस जो बॉल को ना ऐसे हाई एंड पे रखता है, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस।
वो सूटकेस के ऐसे नीचे तक चली जाती है। पीपल ऑफ लंडन, ये गेम उसने बनाया था। पीपल ऑफ लंडन हैड अ वाइल्ड गेसेस। अब बात बता रहा है ऑटर, बता रहा है गेविन मैक्सवेल बता रहा है, ऑटर कह रहा हूं कि लंदन जब पहुंचे तो लंदन वालों ने, वहां के रहने वाले सिटीजन से उन्होंने ऑटर के बारे में क्या क्या बोला। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है, सम थॉट इट टू बी अ बेबी सील। बेबी सील है, स्क्विरल है, ये हिप्पो है। द मोस्ट शॉकिंग वन was when a laborer asked what is that supposed to be। तो गेविन को ना बड़ा अजीब लगता था। लोग कभी कहते थे कि यार ये क्या हिप्पो है या कोई स्क्वेरल है, गिलहरी है, क्या है ये। और सबसे अजीब तो ये था जब एक लेबरर ने, जो मजदूर थे, उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है, ये आइटम क्या है। मतलब लोगों को मैक्सवेल या ऑटर के बारे में पता ही नहीं था। इनफैक्ट ऑटर होता क्या है, दिखता कैसे, तो पीपल हैड नो आइडिया अबाउट इट। एंड गेविन मैक्सवेल मेड इट पॉपुलर। उन्होंने मेड हिम पॉपुलर, इनफैक्ट ऑटर को पॉपुलर किया, जब भी उनके ऊपर नाम भी रख दिया गया कि ये मैक्सवेल्स ऑटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैक्सवेल द ऑटर, जो चैप्टर था हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कौन कौन से गेम से खेलता है, पानी से खेलने का उसको क्या शौक होता है, तो वो बता देंगे कि भाई उसको स्क्वैश करने का, उसको स्प्लैश करने में बड़ा मजा आता था, एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ता था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और पेट का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है तो बता देना। ऐसे एक अपना बनाने का भी आंसर आ सकता है, तो इसमें रेफरेंस इसी का जाएगा कि उसका पेट था, जेनी था, वो खो गया था, तो इंसान अलूफ फील करता है, लोनली फील कर रहा होता है, इमोशनली हम कनेक्टेड होते हैं एनिमल से, पेट से, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, सो दोस्तों इसके अगेन मैं बोलूंगा, इसके जो क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूं, उसके लिए रेडी रहो। कुछ दिनों बाद लाइव सेशन आके या लाइव खड़े होके इन सबके क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे हाथ से लिखवाऊंगा मैं। वो क्लासेस मिस मत कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मैडम राइड्स द बस, मेरा फेवरेट चैप्टर। वली की कहानी, क्या शानदार प्यारी सी स्टोरी है। वली कौन है? एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची है जिसका सिर्फ एक ही सपना है। वो क्या कि एक बस राइड करनी है, बस में बैठना है। दोस्तों आज से पहले ना बस एक अपने आप में बड़ा सपना होता था, तो पुरानी बात है, पुराने वक्त में बस में ट्रैवल करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो वली कैसे बस राइड करती है उसकी कहानी आप देखते हैं। वली वॉज एन 8 years old क्यूरियस गर्ल। भाई क्यूरियस गर्ल है, जानने की इच्छा, उसे नॉलेज हासिल करने का बड़ा शौक होता है। 8 साल की बच्ची वली है। वो क्या करती है? शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। वो क्या करती थी कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने डोर वे पे खड़ी हो जाती थी, अपने घर के किवाड़ पे खड़े होके क्या देखती थी? ऑफ हर हाउस एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट, और लोगों को जाते हुए देखती थी। वहां लोग भी जा रहे होते थे, बस भी जा रही होती थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ बस। तो वहां देखती थी कि यार बस रोजाना इधर से इधर जाती है, तो उसके मन में भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आया, एक इच्छा हुई, ख्वाहिश हुई। क्या था? लिखो मेरे बच्चा, ये शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड बस, के बस की सवारी करनी है। फिर क्या होता है? सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसने कलेक्ट करना शुरू किया। क्या इन्फॉर्मेशन? अबाउट किसके बारे में? बस राइड के बारे में। क्या क्या कलेक्ट किया होगा? तुम दिमाग लगाओ, जनरल नॉलेज का सवाल है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि भाई टिकट कितना है, टाइमिंग क्या है, रूट क्या है, ये तो पता करेगी। वो इसने पता किया। So she started collecting information about the bus ride that the town was 6 miles away. Town कितना है? 6 माइल। लिखो अभी 6 miles away from her village. The fare is 30 पैसे। फेयर कितना? 30 पैसे है। और क्या? द ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स, और 45 मिनट पूरे ट्रिप में लगने वाले हैं। ये उसने कलेक्ट किया। दोस्तों अब आप नोटिस करते होंगे जो भी लॉन्ग आंसर मैंने लिखे हुए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा क्यों? बातें तो पास्ट की हैं। याद रखना मेरा बच्चा, इंग्लिश में आंसर लिखते हुए हम प्रेजेंट डेफिनेट में भी कहानी सुनाते हैं। नरेशन प्रेजेंट डेफिनेट में की जाती है कि एक लड़का आता है, वो उससे कहता है, ऐसे करके बातें होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट डेफिनेट में लिख रहे होते हैं। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में प्रेजेंट डेफिनेट में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वली स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द जर्नी। उसने प्लान करना शुरू किया। एंड सेविंग द मनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन। अब उसने अपने टेम्पटेशन, जो उसकी लालच थे, जो चीजें वो करना चाहती थी, उनको दबाना शुरू किया। टेम्पटेशन, जहां लालच आता था उसको भी वो क्या करने लगी? सप्रेस करने लगी। कैसे? क्या क्या लालच आते थे उसको? बाय पेपरमिंट। 8 साल की बच्ची को क्या चाहिए यार? उसको खिलौने चाहिए, उसे गुब्बारा चाहिए, उसको मेले में घूमना होगा, उसे झूला झूलना होगा, ये सब तो चाहिए। अब उसने सब कुछ करना क्या? पेपरमिंट नहीं खाया उसने, बलून्स नहीं खरीदे उसने, और क्या किया था? मैरी गो राउंड जो होता है, जो झूला होता है मैरी गो राउंड, वो भी उसने अपना जो टेम्पटेशन था उसको भी रेजिस्ट कर लिया। तो उसने क्या क्या, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैसे कैसे उसने पैसे कलेक्ट किए थे, तो उसमें तुम्हें 3 चीजें लिखनी है कि भाई उसने बलून नहीं खरीदे, पेपरमिंट नहीं खरीदा, मैरी गो राउंड जो होता है उसमें भी उसने वो चीजें भी उसने एंजॉय नहीं की। आगे बढ़ते हैं। शी डिसाइडेड टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून टाइम में, जब उसकी मदर सो रही होती है, उसने तब जाने का फैसला किया। व्हेन हर मदर वाज टेकिंग अ नैप, जब वो एक झपकी लगाई होती है। नैप मतलब झपकी, झपक। एज शी प्लान, जैसे उसने प्लान किया, शी बोर्डेड अ बस, वो बोर्ड करती है बस, वेयर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम। अब जैसे बस में जाती है ना, 8 साल की बच्ची को देख के बच्चा कहता है, वो कहता है, कंडक्टर कहता है। अब कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है।
कंडक्टर का इस कहानी में बड़ा रोल है। कंडक्टर कहता है कि अरे आजा बेटा आजा, वो सोचते कि छोटी बच्ची है, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद आऊंगी। वैसे हाथ देता है कि भाई पकड़ के आ जाएगी बस में चढ़ने के लिए, कहती नहीं नहीं। तो वो फिर कंडक्टर जब देखता है मेरे पास टिकट के पैसे हैं, मेरे को आप टिकट दो मैं चढ़ जाऊंगी, तो उस पर कंडक्टर क्या कहता है, अच्छा मैडम। उसको मैडम क्या क्या पुकारता है, मैडम क्या क्या पुकारता है, जिसपे वो चिढ़ भी आती है, कहती है मैं मैडम नहीं हूं, ऐसे मत बात करो, मेरे को टिकट दो, ऐसे ऐसे। तो ऐसी कहानी बनती है। अब जब वो बस में बैठ जाती है, बस में बैठने के बाद वो खड़े होकर सारी चीजें देख रही होती है कि क्या क्या आसपास हो रहा है। तब तो पैसेंजर नहीं होते, वेट कर रहे होते। तो एक थोड़ी सी उम्रदार आंटी होती है, वो उससे कहती है बेटे बैठ जा, लग जाएगी तेरे। तब कंडक्टर फिर उससे हंसी मजाक करता है, फिर कहता है नहीं नहीं ये तो मैडम है इनके नहीं लगेगी, ये अपना टिकट खुद लेती है। ऐसे कि मजे लेता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, उसके साथ मजाक करता है छोटी बच्ची देख के। तो इस बात पे ना सारे पैसेंजर्स हंसने लगते हैं। तो जो वली होती है ना, उसकी अब हिचक भी खुल चुकी होती है, वो शायनेस नहीं होती, क्योंकि सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एक अच्छा सा माहौल बन चुका होता है। ऐसे ही सफर आगे बढ़ता रहता है। देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, एज शी प्लान शी बोर्डेड अ बस वेयर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर अ सीट। उसको सीट दिखा देते हैं। द बस कैसी थी, लग्जूरियस थी, सीट्स वर कंफर्टेबल, सीट्स कंफर्टेबल थी। वली एंजॉयड वाचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, ग्रासलैंड एंड द ब्लू स्काई। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चा लिख के आना है कि वली क्या क्या एंजॉय करती है। तो ग्रासलैंड वो करती है, एंजॉय करती है, ग्रीन फील्ड एंजॉय करती है, और ब्लू स्काई को देख के खुश होती है। ऑन अ वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ that came in front of the bus while crossing the road। उसको ना एक गाय भी नजर आती है, जिसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत जोर के हंसने लगती है। कंडक्टर फिर उससे हंसी मजाक करता है और हंस के दिखाता है, उसकी नकल उतारता है, उसे मॉक करता है, क्योंकि वो छोटी बच्ची होती है, मासूम बच्ची होती है। इसी बीच एक चीज और होती है। एक पान चबाने वाली एक औरत आती है, जिसके कान छिदे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। वो उससे आगे पूछती है बेटे तुम अकेले आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तो उस पर कंडक्टर फिर कहता है अरे नहीं नहीं ये अकेले ही ट्रेवल करती हैं, इनको ऐसे करके फिर मजे लेता है, हंसी मजाक होता है। फिर तो वो लेडी वली से पूछती है कि बताओ बेटा तुम कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, तुम अकेले हो। तो कहती है हाँ मैं अकेली हूं। और उसी बीच में ना कंडक्टर फिर से पूछ पड़ते हैं, कंडक्टर मेरे जैसा कंडक्टर, वो बच्चों से ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। वो पूछने लगे कि अरे नहीं नहीं ये अपने घर जा रहे हैं, अपने शहर जा रही है, और इन्होंने टिकट भी ले रखा है। ऐसा कह के हंसने लगता है। इस पे वली चिढ़ के कहती है आप अपने काम से काम नहीं रख सकते हो और वो भी हंसने लगती है, कंडक्टर भी हंसने लगता है, और बाकी पैसेंजर भी हंसने लगते हैं। तो वली के साथ सब लोग घुल मिल जाते हैं। तो वली ने कहीं ना कहीं छोटी मोटी फ्रेंडशिप कंडक्टर के साथ कर ली थी। कंडक्टर भी बहुत अच्छा जॉली गुड टाइप का इंसान रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं। Wally enjoyed it and laughed wholeheartedly. After some time, the bus reached the final destination and everyone got off. जो बस थी वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे एक रूट पे तो पहुंच जाती है ना, एक ट्रिप तो हो गया उसका। ट्रिप कहने का मतलब सही नहीं होगा कि एक राउंड नहीं हुआ, ट्रिप हो गया। तो वो एक जगह जाके रुक जाती है डेस्टिनेशन पे। अब क्या हुआ, द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। वली नहीं उतरी। कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन। कंडक्टर कहता है मैडम आ जाइए, आपकी डेस्टिनेशन आ गई। तो उस पे वली कहती है कि मैं तो सिर्फ यहां पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे बस राइड करनी थी। तो उस पे वो कहता है कि नहीं बाहर जाओ, कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूं मैं, यहां से मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूं, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं और ना मेरे को चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकूं। तो उस पे कंडक्टर मतलब उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा होता है कि बच्ची कहां जा रही है, क्यों जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा कंसर्न होता है। लेकिन फिर वली क्या करती है, द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन बट शी टोल्ड शी वाज देयर फॉर अ बस राइड एंड हैंडेड हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट मांग लेती है। तो कहता है ठीक है लो रिटर्न टिकट मैडम। The bus started for her way back home when she saw the same cow lying dead by the roadside. लेकिन रास्ते में जाते उसको एक और गाय दिखती है जो कि मरी हुई रोड पे पड़ी होती है। वली ऐसे कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है। तो फिर कंडक्टर कहता है हाँ, और ये सुनने के बाद कि हाँ ये वही गाय थी जो अब रोड पे मर गई है, वली बहुत उदास हो जाती है, सैड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वली सैड क्यों होती है, पहले एक्साइटेड क्यों होती है। तो सैड होने की वजह क्या थी, पूरा सिनेरियो क्या ये लाइफ लिखोगे मेरा बच्चा। हाँ सर लिख सकते हैं कि रास्ते में जब वो जाती है काऊ को देखती है, वो हॉर्न देता है ड्राइवर। ये लाइन याद रखनी है ना कि जो हॉर्न देता है, हॉर्न लाउडली हॉर्न देता है जब काऊ जो क्रॉस कर रही होती है और एकदम से काऊ डर जाती है और भागने लग जाती है। उस पे वली को बड़ी हंसी आती है ना। बट सेम काऊ when she saw her lying dead ऑन द रोड, तब वो उसको बड़ा तकलीफ देती है, वो सैड हो जाती है। तो ये दोनों रीजन बता देने। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली एंड द काउ क्रॉस्ड बाय इन हरी। वली एंजॉयड इट। तब तो एंजॉय करती है, लेकिन जब वो सेम काउ मरी पाती है तो उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है।
उसके बाद क्या होता है, शी केम बैक होम एंड फाउंड हर मदर। वो घर वापस जाती है, लाइक बस आ जाती है, बस रुक जाती है, कंडक्टर साहब कहते हैं जी आ गई जी डेस्टिनेशन, और उसको कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन हो बस राइड का आ जाना और टिकट के पैसे ले आना। ऐसे कह के बच्ची से हंसी मजाक करते, वो भी हंसी हुई, फिर घर पे आ जाती। घर पे जाके देखती है कि उसकी मदर, उसकी आंटी आई भी होती हैं, वो किसी बात पे बात कर रही होती है कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह की बातें हो रही है। वोली अफर्म टू हर मदर व्हिच मेड हर आंट, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बात, आगे आगे बोलने लगती है, जिसपे उसकी आंटी उसको क्या बोलती है, नो स्पोकिंग चाइल्ड हु एक्ट्स लाइक ग्रोन अप लेडी। कहती है ज्यादा ना बड़ी मां बन, बड़े ज्यादा ही ना बात चला रही, जबान चला रही बड़ों के बीच में, ज्यादा बड़ी हो गई है, ज्यादा अपनी नाक ना घुसे, ऐसे ऐसे करके उसकी आंटी उसको चुप कराती है। अब उन्हें क्या पता था कि वली कैसी है, वली कैसी है, मैं बताता हूं वली कैसी है। वली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वली ऑब्जर्वर है, चीजों को ऑब्जर्व करती है, वली ने बीफ्रेंड कर लिया था, बहुत फ्रैंक भी है, फ्रेंड बनाना भी जानती है, और वली एडवेंचरस भी है, वली को मजा आता है नई चीजें करने का। उन आंटी को क्या पता, ऐसी आंटियां तुम्हारे भी आसपास घूमेंगी जो तुम्हें कहेंगी अरे तेरे बस की थोड़ी है, फलाने के लौंडे को देख, फलाने की लौंडिया को देख, उसके पुत्र को देख, उसकी पुत्री को देख। लेकिन तुम याद रखना, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर यू हैव द पोटेंशियल, यू आर एडवेंचरस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। किसी के कहने से तुम पे टैग नहीं लग जाता, यू आर वेल कैपेबल टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वली का अलग से मैंने लिख दिया, क्या कि वली के बारे में पूछेगा कि वली के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, किस तरह की लड़की थी। तुम्हें याद रखना है कि वली वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियस गर्ल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर थी। ऑब्जर्वर कैसे? उसने उस काव को देखा था, उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। शी कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी बस राइड, है ना, कि 6 माइल्स अवे है, 45 मिनट्स लग रहे हैं, 30 पैसे है, ये लाइन थी, इसलिए उसको ऑब्जर्वर माना जाएगा। बहुत बढ़िया, वो बीफ्रेंड हो गई थी, यानी उसने फ्रेंडशिप कर ली थी कंडक्टर के साथ। वो भी क्यों करता है? ताकि नॉलेज मिल जाए कि गांव क्या है, क्या कहते हैं, गाय सेम ही है कि नहीं, कहां उतरना है, क्या है, बातें कर रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी, एडवेंचरस थी। भाई हर किसी के बस की नहीं होता इतना बड़ा डिसीजन लेना, तो उसे एडवेंचरस ये लग रहा था बस राइड, तो उसने किया था। तो यही इसके अंदर पूरा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वली चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। 2-3 बार इसको ऐसे गो थ्रू कर लो ना बैठे बैठे, और तुम्हें सारी चीजें याद रह जाएंगी, मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें। आओ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों एक शानदार चैप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सरमन एट बनारस, यानी बनारस में सरमन। सरमन क्या होता है? धार्मिक उपदेश, कुछ धर्म के बारे में, धार्मिक कोई बात ऐसी बताई गई है जो तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत फायदा करेगी, जो तुम्हारी लाइफ को जीने में हेल्प करेगी। ऐसा कोई उपदेश जो कि बनारस में बैठ के दिया गया। किसी ने तो दिया होगा, किसने दिया, क्या है, बाद में देखते, पहले देखते इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो तुम्हें पता ही होने चाहिए। फ्यूनरल प्रोसेशन की शव यात्रा, किसी की अर्थी जा रही है, जनाजा जा रहा है। मॉन्क किसको बोलते? साधु सन्यासी को। मॉन्क तो अभी हमने एक और पढ़ा था ना किसी चैप्टर में। हाँ, कौन मॉन्क था? हाँ, चाय की पत्ती की शुरुआत हुई थी, आईलिड काट ली। वेरी गुड। आर्म्स किसको बोलते हैं? भिक्षा को बोलते हैं, डोनेशन जो फूड वूड वगैरह दिया जाता है। आर्म्स तुम समझते हो, भिक्षा। एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, आंखें खुल जाना, एनलाइटमेंट बोलते हैं। प्रीचिंग करना, धर्म उपदेश देना कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, ये अच्छे अच्छे काम करो, कर्म करो, ऐसे ऐसे करो, लोग भलाई करो मानवता की, इस तरह की चीजें उपदेश देना, प्रीचिंग। सर्मन बोलते हैं धर्मोपदेश, बता दिया मैंने। ग्रीफ मतलब बोलते हैं दुख। मॉर्टल्स का मतलब नश्वर, जिसको एक दिन मरना ही है। इमॉर्टल जो कभी नहीं मरेगा। आ जाओ अब देखते हैं कहानी क्या है। गौतम बुद्ध was born as a royal prince to a North Indian family. गौतम बुद्ध जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से आज हम जानते हैं, उनका जन्म हुआ था एक रॉयल फैमिली में, नॉर्थ इंडिया में। अब नेपाल के लोग लड़ाई करते हैं इस बारे में, मेरे से भी लड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं, इनका नेपाल में जन्म हुआ था। मेरा बच्चा, मेरे सभी नेपाली भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि पहले इंडिया नेपाल मेरे हिसाब से सारा एक ही था। तो लोग ना इसको बुक में जो लिटरेचर, जो एनसीईआरटी में लिखा, मैं तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कहा गया है कि नॉर्थ इंडियन फैमिली है, तो हम नॉर्थ इंडियन फैमिली लिख देते हैं। ठीक है, अब तो जितने भी नेपाल के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने एग्जाम में तुम एनसीईआरटी का लिखोगे, ज्यादा बढ़िया है। आपकी धार्मिक मान्यता जो है वो मैं उसकी पूरी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं बंधा हुआ हूं बुक से। एनसीईआरटी में जो लिखा है तो वो मुझे बताना पड़ता है, इसके नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था। अभी गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध साहब के। ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी एट दी 12 years ऑफ एज, 12 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने भेज दिया गया। अपॉन रिटर्निंग 4 years लेटर, जब वो 16 साल के हुए वापस आने के बाद, ही गॉट मैरिड, उनकी शादी, मतलब नॉर्मल राजा की तरह उनका जीवन चल रहा था। फिर क्या हुआ? दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ रॉयल लाइफ, उनका एक बच्चा भी हुआ और वो अपनी एक रॉयल लाइफ जी रहे थे। असली टर्निंग पॉइंट यहां से आता है। For 10 years, 10 साल तक ऐसी उनकी जिंदगी हुई, मतलब 26 years हो गए पूरे। Was on his way to hunt, जब वो अपने शिकार पे से वापस आ रहे थे, the prince met a sick man
प्रिंस ने देखा, शहजादे ने क्या देखा कि एक बीमार आदमी है, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, फ्यूनरल प्रोसेशन है, किसी की अर्थी जा रही है, एंड अ मंक बैगिंग फॉर आर्म्स, और एक मंक को देखा जो भिक्षा मांग रहा है। दीज एक्सपीरियंसेस सो मूव्ड हिम दैट ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टीज बिहाइंड। उन्होंने क्या, ये सारी चीजें देख के ना उनको ऐसा लगा कि दुनिया क्या है, कुछ नहीं है, ये पैसा, ये घर, ये राजपाट कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। और उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ताकि वो, उन्होंने क्या करा कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, अध्यात्म की तलाश में उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। He became a beggar and wandered for 7 years to seek enlightenment. और वो एक भिक्षु बन गए और 7 साल तक enlightenment, आंखें खुलने की तलाश में कि कब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब मुझे ऐसा लगेगा, उसके लिए वो निकल पड़े। And finally sat down under a fig tree. Again मैं बोलूंगा fig tree जो है वो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं enlightenment यहाँ नहीं मिला था, यहाँ मिला था। हम तो एनसीईआरटी को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बता रहा हूं। तो एक फिग ट्री, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के वाउ टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और कसम खाई कि मैं यहीं पर बैठ रहूंगा जब तक एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। Enlightened after 7 days, और 7 दिन बाद उनको एनलाइटमेंट मिला। He renamed the tree the Bo tree, जिसको उन्होंने बो ट्री कहा, and started preaching, और प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। He gave his first sermon, जब जो पहला सरमन, अब आया चैप्टर का नाम सरमन एट बनारस। उन्होंने अपना पहला सरमन कहां दिया? बनारस में दिया। There was a lady named कीजा गौतमी, एक कीजा गौतमी नाम की एक औरत थी, who had lost her only child, उसका ना इकलौता बेटा था जो कि मर चुका था, son to death. She was so grieved that she went from house to house to make her dead child alive. वो इकलौता बेटा जब उसका मर गया तो वो इतने दुख में थी कि वो घर पे घर जा रही थी, दर दर भटक रही थी, कह रही थी कि मुझे वो दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। उससे वो दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। She was not able to accept the reality of death. उसको ऐसा लगता था ऐसी कोई दवा है जो मेरे बेटे को जिंदा कर देगी। एक मां का दर्द। कीजा गौतमी, टू ब्रिंग हर डेड चाइल्ड अलाइव, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, लोगों ने कहना शुरू कर दिया दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, ये पागल हो गई है, ये अपने दुख में पागल हो गई है क्योंकि इसका बेटा मर गया है। वन डे शी मेट अ मैन हु सजेस्टेड हर टू मीट लॉर्ड बुद्धा, लेकिन एक आदमी उससे मिला कीजा गौतमी से और कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ, वहां कोई है सन्यासी, कोई बैठे हुए हैं, एक है जो तुम्हें शायद इसका हल दे दे, शायद वो तुम्हारे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे। तो उनके पास जाओ, वो तुम्हें सोल्यूशन देंगे, वो तुम्हें वो दवा देंगे। वो उनको उसके पास भेज देते। शी वेंट टू बुद्ध एंड रिक्वेस्टेड द मेडिसिन टू गेट हर सन बैक। वो जाती बुद्धा के पास और कहती है वो दवा दे दो जिससे मेरा ये मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए। बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स एंड द सीड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द हाउस। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। बुद्धा क्या कहते हैं कि तुम मुझे मस्टर्ड, सरसों के बीज ला दो, लेकिन सरसों के बीज कहां से लाओगी ये देख लेना। द सीड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द हाउस विच हैज नेवर सीन डेथ। ऐसे घर से लाना जहां कोई मरा ना हो। कीजा गौतमी once again went from house to house in order to seek mustard seed from a house where no one has seen the death, but could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. कहीं कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे उस शख्स से मिलवा दे कि जख्म जिसे ना मिला, ठीक है, कहीं कोई ऐसा हो जिसको दर्द ना मिला, गम ना मिला, मौत का गम ना देखा हो, ठीक है। शी फाइनली अंडरस्टूड दैट मेन आर मॉर्टल एंड डेथ इज इनएविटेबल। और फाइनली उसको समझ में आ गया कीजा गौतमी को कि यार मौत तो सबके साथ है, दुख तो सबके साथ है। शी रियलाइज दैट शी हैड बिकम सेल्फिश एंड इन ग्रीफ फॉर चाइल्ड डिमाइज। उसे रियलाइज हो गया कि वो सेल्फिश हो गई थी। शी हैड बिकम सेल्फिश, कि वो सेल्फिश बन चुकी थी इन हर ग्रीफ, अपने दुख के अंदर। बुद्धा सेड दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरा बच्चा घोल के पीना है, लिख दो कमेंट में कि बुद्धा के अनुसार लाइफ क्या है? ट्रबल्ड है, लाइफ में परेशानियां हैं। You will have a miserable life. You will have some problems in your life. Problems are inevitable. They are the part and parcel of the life. Brief है, छोटी है, और क्या है? Combined with pain, और दुख के साथ ही है, खुशी के साथ दुख जुड़ा ही हुआ है। Feelings of pain and sorrow can only increase man's suffering. जो feelings हैं, जो दर्द की और जो उदासी है, इससे क्या हो सकता है? इससे सिर्फ तुम अपनी suffering को बढ़ा सकते हो। हमेशा दुखी नहीं रहना। You need to be happy. You need to accept the reality of the life that you may have problems, you may have grief, you may have pain, और ये सब कुछ इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब इससे आप भाग नहीं सकते हो, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना है, फेस करना ही है।
That will spoil his health. Therefore, a wise person should accept the truth of death. जो wise बुद्धिमान आदमी होगा, he will accept the truth of death. जो death की सच्चाई उसे accept करेगा. Only then one can find peace and live happily. तभी एक इंसान खुशी में रह सकता है, खुशी के साथ रह सकता है, शांति के साथ रह सकता है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा कि बताओ कैसे इंसान खुश रह सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्ध. तो आपको बता देना है कि one has to accept the truth, the dark truth of death, या bitter truth of death, और फिर वही के हैप्पीनेस. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वाइस पर्सन कौन होगा? जो ट्रूथ ऑफ डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा. ये कॉमन लाइंस है जो तुम्हें लर्न करनी है. तो मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा मजेदार चैप्टर है. तुम्हें भी पेन को एक्सेप्ट करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी. घबराना नहीं है लाइफ में कभी भी. जिंदगी में कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, याद रखना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. जहां दुख है, सुख भी आसपास कहीं घूम रहा है. ठीक है, अब चलो लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. द प्रपोजल. दोस्तों, सब शादी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब शादी कर ही लेता हूं. बहुत हो गया ऐसे सिंगल रहते रहते. देखो, मैं बन ठन के आ गया हूं. कैसा लग रहा हूं? मैं जा रहा हूं अब लड़की के पिता के पास उनकी बेटी का हाथ मांगने. क्या वो हाँ बोलेंगे? दोस्तों, ऐसा ही कोई चैप्टर है हमारा, द प्रपोजल. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कहीं कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, शादी का प्रस्ताव रखा जा रहा है. दरअसल ये चैप्टर है क्या? ये एक एक्ट है, एक प्ले है, ठीक है, एक ड्रामा है, एक रशियन ड्रामा है जो कि एक सटायर है. सटायर समझते हो? एक कटाक्ष है. किसके ऊपर कटाक्ष है? किसके ऊपर ये सटायर है? यानी चोट की गई है. एक चोट की गई है जिसके अमीर लोग जो होते हैं वो कैसे शादियां करते हैं, कैसे वो अपने रिश्तों में शादियां करते हुए भी अपना फायदा नुकसान देख रहे होते हैं. कैसे अमीर लोग, रिच पीपल जो होते हैं, वो कैसे छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते संबंध खराब कर लेते हैं, अपनी शादियां खराब कर लेते हैं. तो ये उनके ऊपर क्या था? एक तरह का टॉन्ट, सटायर है. ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी. बहुत मजेदार प्ले है, तुम्हें मजा आ जाना है. चुबुकोव, अच्छा जी, लोमोव से शुरू करेंगे. इट इज अ वन एक्ट प्ले. भाई एक वन एक्ट प्ले है तो हमने देख लिया. रिटन बाय चेखोव. चेखोव ने लिखा है. द प्ले इज अबाउट द स्टोरी ऑफ टू नेबर्स, लोमोव एंड चुबुकोव. दो नेबर्स है, एक है लोमोव, एक है चुबुकोव. One day, Lomov enters his neighbor Chubukov's house. एक दिन लोमोव चुबुकोव के घर जाता है. In his evening attire, अपने इवनिंग अटायर में, यानी एक डिफरेंट अटायर, वेल ड्रेस्ड होके वो शाम को जा रहा है. चुबुकोव गेट्स सरप्राइज टू सी हिम वेल ड्रेस्ड. चुबुकोव देख के हैरान हो जाता, क्या बात है, शाम को इतना सज धज के तैयार होके क्यों आए मेरे पास? एंड आस्क हिम द ओकेजन. पूछता, भाई क्या वजह है? चुबुकोव थिंक्स एंड अज्यूम्स. चुबुकोव को लगता है कि ना मुझसे ना पैसे उधार लेना है. दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी, कि पैसे लेना है, व्हिच ही डज नॉट वांट टू रिटर्न. तो ये मेरे से उधार लेके जाएगा और मैं इसको पैसे वापस देना नहीं चाहता. तो वो ये सोचता है, भाई ऐसे ही तो कोई आएगा, ऐसा अचानक से खड़ा हो जाएगा, सरप्राइज कर देगा. ठीक है, फिर क्या होता है? लोमोव रिवील्ड. लोमोव बताता है ना भाई पैसे ऐसे नहीं. रीजन क्या है? ही हैड कम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज. ये बात चुबुकोव उससे नहीं पूछता कि भाई तुम पैसे लेने आओ, ये तो उसके मन में चल रहा होता है. लोमोव फिर उसको बताता है कि भाई वो ना उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, यानी वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है. अब ये सुनने के बाद चुबुकोव गेट्स एक्साइटेड. चुबुकोव काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड लीव्स टू कॉल नतालिया. नतालिया को बुलाने जाता है कि नतालिया, नतालिया देखो देखो, लोमोव आया तुम्हारे लिए. अब लोमोव है कौन, जरा उसके बारे में जानते हैं. लोमोव एक 35-year-old जेंटलमैन, 35 साल का नौजवान है, हु सफर्स फ्रॉम पाल्पिटेशन. उसको पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम है. पाल्पिटेशन में धड़कन तेज होने लगती है, आदमी को घबराहट होने लगती है. ठीक है, गेट्स अपसेट वेरी इजीली, बहुत छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है. एंड डजंट स्लीप वेल, और अच्छे से उसको नींद भी नहीं आती. तो उसको काफी सारी एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां छोटी छोटी. ही कुड नॉट गेट अ ब्राइड ऑफ हिज चॉइस. उसको अपनी मनपसंद कोई भी दुल्हन नहीं मिली. ठीक है, उसने बहुत सारे फिल्टर लगा रखे थे. लड़कों सुन लो, ज्यादा फिल्टर लगाने जाओगे ना तुम भी लोमोव बन जाओगे. तुम में से कोई ना कोई लोमोव जरूर बनेगा, मुझे पता है. बट फिर क्या होता है? लुकिंग एट हिज एडवांसिंग एज एंड सेवरल एलिमेंट्स, ही डिसाइडेड टू कॉम्प्रोमाइज. अब जब वो देखता है कि यार मेरी उम्र भी हो रही है, अब मैं फाइनली सेटल डाउन हो ही जाता हूं, तो वो क्या डिसाइड करता है? टू मैरी हर नेबर, टू मैरी हिज नेबर. इनफैक्ट वो अपने नेबर से शादी करने का फैसला करता है. कौन है नेबर? नतालिया. अब नतालिया कौन है? नतालिया इन एवरेज लुकिंग, एजुकेटेड एंड अ गुड हाउसकीपर. एक एवरेज लुकिंग, एजुकेटेड 25 years old एक लड़की है नतालिया, जो कि अच्छे से घर संभाल लेगी. लेकिन ये भी काफी आर्ग्यूमेंटेटिव है. कैसी है? आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करने वाली. When Natalia came to meet Lomov, she got surprised. अब जब नतालिया उसको देखने आती है कि अच्छा उसके पापा बुलाते हैं कि भाई लोमोव आया है, लेकिन ये थोड़ी पता चलता है कि शादी करने के लिए आया है. तो वो आके देखते हैं, उसको भी हैरानी होती है कि आज ये तैयार हो कैसे कैसा है. She got surprised to see him in a formal dress. The conversation started between the two and soon became an argument over Oxon Meadows.
दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और ऑक्सन मेडोज, मेडोज का मतलब होता है जो आसपास घर के पास का जो एक घास का मैदान सा नहीं होता, उसको बोलते हैं मेडोज। अब दोनों के बीच आर्गुमेंट होती है, तो नतालिया बोलती है कि ये तो हमारे हैं, हमारे खानदान के कई सौ साल से हमारे हैं। वो कहता नहीं हमारे हैं। तो इनके बीच ईगो इश्यूज होने लगते हैं, ईगो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि कौन ज्यादा बड़ा अमीर है, कौन ज्यादा खानदानी, किसकी प्रॉपर्टी है। तो ऑक्सन मेडोज जो कि एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर इन दोनों की बहस होनी शुरू हो जाती है। दे बोथ वर क्लेमिंग दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू देम। वो कहते हैं हमारे खानदान की है, वो कहते हैं नहीं हम बड़े जमींदार हैं। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और वो आर्गुमेंट में बदल जाती है। उसके बाद जो चुबुको होता है वो भी ज्वाइन कर लेता है। चुबुको आल्सो जॉइन द आर्गुमेंट एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। चुबुको भी अपनी बेटी का साथ देने लगता है और उन दोनों तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सडनली अचानक से लोमो फेल्ट अनवेल एज हिज हार्ट पाल्पिटेटिंग। भाई उसको तो पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम ही था। अचानक से उसकी ऐसे धड़कन बढ़ने लगती है एंड ही लेफ्ट देयर हाउस और वहां से चला जाता है। After that, Natalia got to know that Lomo had come with a marriage proposal. बाद में नतालिया को पता चलता, उसके पिता बताते कि भाई ये शादी के लिए आया था, तुझसे शादी करने के लिए प्रपोजल लेके आया था। She got tensed and asked her father to bring him back. वो फिर परेशान हो जाती है, यार मुझे पता नहीं था। वो अपने पिता से कहती है उसे वापस बुला दो। Both started accusing each other to send him out. दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं, आपकी वजह से देखो वो चला गया। वो कहते हैं नहीं नहीं आप बहस कर रहे थे, आपकी वजह से चल गया। फाइनली क्या होता है, चुबुको ran after Lomo and got him back. चुबुको लोमो के पीछे आता है, अरे लोमो बेटा, अरे मेरा बच्चा, my darling, please come. ऐसे कहकर उसको वापस बुला लेता है कि किसी तरह वापस आ जाए। अब वो वापस आ जाता है ऑन द सेकंड टाइम। नतालिया behaved so sweetly to him, but when Lomo was about to propose her for marriage, another argument started over dogs. अब उनके बीच वो बहुत प्यार से बात करने लगती है। इसके बीच पहले ऑक्सन मेडोज पे तो लड़ी रहे थे कि नहीं नहीं ऑक्सन मेडोज तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। कहते नहीं नहीं जो चीज मेरी है तो मुझे क्या ही गिफ्ट करोगे तुम। इस तरह से दोनों के बीच ना ईगो क्लैशेस थे मेनली। अब वो ईगो कहां पे आया, ऑक्सन मेडोज से शिफ्ट होकर आ गया डॉग्स के ऊपर। मेरा कुत्ता अच्छा नहीं, तेरा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, ऐसे वाली लड़ाई होने लगी। अब दोनों क्या कह रहे हैं, नहीं 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 मेरा जो डॉग है गैस वो ज्यादा सुपीरियर है। चुबुको कहते हैं चुबुको का डॉग जो स्क्वीजर है वो ज्यादा सुपीरियर है, वो ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा अच्छा है। दोनों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। द आर्गुमेंट वंस अगेन हीटेड अप एंड आल्सो जॉइंड बाय चुबुको। चुबुको भी एक ना जिसे कहते हैं ना इररिस्पांसिबल फादर है, बिकॉज उसके अंदर भी मेच्योरिटी नहीं है कि लोमो शादी करने के लिए आया हुआ है। And he's also joining argument again and again. This is not supposed to be done by a father. एक फादर के द्वारा ऐसी चीज नहीं उम्मीद की जाती। अब लोमो को दोबारा क्या होता है, लोमो फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड अनवेल। लोमो फिर से एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसका दिमाग थकने लगता है, उसको पाल्पिटेशन होने लगता है, घबराने लगता है। एंड फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होने लगता है कि लोमो फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड फेल अनकॉन्शियस। वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, चेयर पे बेहोश हो जाके पड़ जाता है, एकदम हाथ पैर छोड़ देता है। नतालिया थॉट ही वाज डेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। नतालिया को लगता है कि वो शादी से पहले ही विधवा हो गई। लोमो भाई निकल लिए, हाय लोमो, वो रोने लगती है। ठीक है, इतना बुरा नहीं रोई होगी, ये मैं ज्यादा बुरा रोया हूं। ठीक है, व्हेन चुबुको रियलाइज्ड that Lomo was unconscious and not dead, he gave his daughter's hand into Lomo's hand. जब चुबुको को लगता है नहीं मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है, तो क्या कहता है चुपके से लोमो का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे देता है and gave his consent on Natalia's behalf, और अपनी मंजूरी नतालिया के behalf पे दे देता है। एंड ब्लेस्ड, और उनको आशीर्वाद देता है, सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, जाओ जाओ जल्दी, बस अब जाओ, हो गई शादी। When Lomo got his senses, he showed his excitement, but once again they both started fighting over the dogs again. लेकिन जैसे ही लोमो को होश आता है, वो थोड़ी देर के लिए तो खुश होता है, ओ माय गॉड चलो फाइनली नतालिया उसको मिल गई है, शादी होने वाली है, मतलब शादी हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है, दोनों के उसके पापा मान गए, नतालिया मान गई, लेकिन दोबारा उनकी कुत्तों के ऊपर बहस शुरू हो जाती है। दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंडेड। और बहुत प्यारा सा चैप्टर था, एक अच्छी सी सीख थी कि जब रिश्ते बनाने जाओ तो बहस को पीछे रख के आओ, ईगो को पीछे रख के आओ। रिश्ते तभी बन सकते हैं जब तुम्हारे अंदर से ईगो निकल चुका होगा। रिश्ते प्यार से बनते हैं, ऑक्सन मेडोज से नहीं बनते, गैस और स्क्वीजर से नहीं बनते। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर मेरा बच्चा यही पूछने पे आता है कि बताओ नतालिया कैसी थी, नतालिया का कैरेक्टर स्केच कैसा था, या जो चुबुको था उसका एज अ फादर क्या रोल था, ये तुमसे ज्यादातर पूछेगा। एक और पूछा जाएगा कि बताओ रिश्ते जो मैरिजेस होती हैं आजकल के टाइम पे, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि आजकल की जो शादियां हो रही हैं वो किस तरह से खराब हो रही हैं, क्या पीछे रीजंस रहते हैं। जो नतालिया और लोमो के रेफरेंस में आपको इसका आंसर करना है, तो पूरी कहानी बता देना कि आजकल जो हो रहा है ईगो इश्यूज बहुत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है, आर्गुमेंटेटिव, एक वर्ड बड़ा प्यारा इसमें तुम यूज करना, आर्गुमेंटेटिव। बाकी सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें जब लाइव रिवीजन होगा ना मेरा बच्चा, एक एक क्वेश्चन
पकड़ पकड़ के कराऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आना। तुम टेंशन बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी तुम्हें, मेरी कोशिश कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना यार, कि जो मेरा जो एफर्ट है तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम्हारे मन में क्या वैल्यू है, तुम क्या महसूस करते हो, और कहां तुम्हें जरा भी जो डर लग रहा है ना, इंस्टाग्राम में यार स्टोरी में टैग कर लो, सवाल पूछो, कमेंट में पूछो, कहीं तो मैं देख ही लूंगा यार। जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है फिर टेंशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मिलेगा फुटप्रिंट विदाउट फीट का, ऐसा ही वन शॉट रिवीजन, फिर पोएम का मिलेगा। कम्युनिकेटिव वालों के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बेफिक्र रहो, जबान दी है, पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय बाय।